अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है, ठीक है, इनको हमने मेडिसिन में भी पढ़ा, फाइनल ईयर में भी पढ़ा। ठीक है, उससे पहले भी हमने इसको पढ़ा, उसके अलावा हमने इसको पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ना, ठीक है, इसको सिर्फ हमने एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, ये हमें पहले से याद है काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है, तो जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें वो दो तरह के कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है जिसमें हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट होता है। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट शंट होता है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, राइट टू लेफ़्ट शंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास होती है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट शंट होता है, और दूसरी हमारे पास होती है जिनमें लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। और लेफ़्ट टू राइट शंट जब होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज एंड ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है, अर्ली साइनोसिस होता है। ठीक है, ब्लू बेबीज होती हैं, दे आर ऑफन डायग्नोज्ड प्री नेटली और बिकम एविडेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड यूजुअली दे रिक्वायर अर्जेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द पीडीए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो राइट टू लेफ़्ट शंटिंग होती है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में शंट होता है। जो राइट साइड का ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जब आपके पास राइट साइड का ब्लड सारा लेफ़्ट साइड के ऊपर शंट होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जिन बेबीज़ के अंदर क्या आपके पास साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं, उनमें ये राइट टू लेफ़्ट शंटिंग ऑफ ब्लड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें अर्ली साइनोसिस डेवलप होता है। ठीक है, ये इसको हम प्री नेटली भी डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इमिडिएटली आफ्टर बर्थ जो है, ठीक है, ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती हैं। ठीक है, इनके लिए हमने क्या करना होता है, हमने इसके लिए अर्जेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, अदरवाइज ठीक है सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। या फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा डक्टस आर्टीरियोसस था, ठीक है, प्रीवियसली जब हमने पढ़ी थी फीटल सर्कुलेशन, तो हमने पढ़ा था एक शंट होता है डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, तो उस डक्टस आर्टीरियोसस को अगर हम पेटेंट रख दें, ठीक है, तो हम साइनोसिस जो है, ठीक है, उसको किसी हद तक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, उसको पेटेंट रखने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, पेटेंट रखने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडलिन्स जो है वो देने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारे पास जो है वो राइट टू लेफ्ट शंट में 5 टीज़ होते हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है, वन वेसल डिजीज़, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स के जिसमें 2 ग्रेट वेसल्स जो है वो स्विच हो जाती हैं। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट होता है, जिसमें बेसिकली हमारे पास 4 डिफेक्ट्स मिलकर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट बनाते हैं। और TAPVR होता है, टोटल एनोमलस पल्मनरी वेनस सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 जो है वो राइट टू लेफ्ट शंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि the truncus arteriosus fails to divide into pulmonary trunk and aorta due to failure of the aorticopulmonary septum formation and most patients have accompanying VSD. सो बेसिकली क्या होता है कि जो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है PTA, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस का मतलब है कि जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है वो एज सच परसिस्ट करता है। ठीक है, ये जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है ये एज सच परसिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा में डिवाइड नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कि जो एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम होता है ना, ठीक है, उससे हमारे पास जो है वो पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा बनता है। ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस में एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम बनता है और वो इसको एओर्टा और पल्मनरी ट्रंक में डिवाइड करता है। अगर आपके पास ये एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, तो हमारे पास पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस हो जाएगा। ठीक है, और ये एसोसिएटेड होता है विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज में हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली आपके पास क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है कि जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से अराइज़ कर रहा होता है एओर्टा, और राइट वेंट्रिकल से अराइज़ कर रहा होता है, अराइज़ कर रही होती है आपके पल्मनरी ट्रंक। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, इनकी ट्रांसपोजिशन हो जाए, एक्सचेंज हो जाए कि लेफ़्ट वेंट्रिकल्स से जो है वो पल्मनरी ट्रंक निकले और राइट वेंट्रिकल से जो है वो एओर्टा अराइज हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, अब इसको रीड देते हैं। Aorta leaves the right ventricle anterior and pulmonary trunks leaves the left ventricle posteriorly. Separation of systemic and pulmonary circulation हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है,
दोनों अलग जो है, एक अलग से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की नॉर्मली क्या होना था कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो थी, सिस्टमिक सारा ब्लड जो था, ठीक है, उसने जो है था वो ऑक्सीजनेट होना था लंग्स के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू, ठीक है, उसने कैरी करना था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर ऑक्सीजनेट होकर उसने वापस आना था जो है ना आपके पास टू बी सप्लाई टू होल बॉडी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि सेपरेट दोनों सर्कुलेशन, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ अनलेस अ शंट इज़ प्रेजेंट टू अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो शंट किस तरह से हो सकता है, या तो हम पीडीए को परसिस्ट कर लें या फिर वीएसटी या कोई पेटेंट फॉरमेन ओवेलो, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, इसका भी कॉज होता है फेलियर ऑफ द एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम टू स्पाइरल, ठीक है। जब हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी, ठीक है, जब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस की बात की थी, वहाँ पर हमने ये सारा डिस्कस किया था कि एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम किस तरह से स्पाइरल करते हैं। अगर वो नहीं स्पाइरल होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज हो जाती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें क्या मिलती है, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलती है ऑन चेस्ट एक्सरे। अगर हम सर्जिकली इसको ट्रीट नहीं करते तो मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्स जो है दे डाई विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। थर्ड इज ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, एट्रीजिया क्या होता है, एब्सेंस होना, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड एट्रीजिया के अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। या तो एब्सेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, या अगर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है तो बहुत हाइपोप्लास्टिक होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं होगा, ठीक है, तो और हमारे पास क्या होता है साथ में, हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें या तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पीडीए चाहिए फॉर वायबिलिटी, ठीक है। ईसीजी जब हम करते हैं तो हमें हाइपरट्रॉफी मिलती है राइट एट्रियम की, ठीक है। हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट एट्रियम होता है, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट जो है, ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर क्या होता है आपके पास, एंट्रो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलर सेप्टम, ठीक है। इसमें 4 टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, टेट्रा से याद है कि इसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ठीक है। नंबर 2 राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। नंबर 3 ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है। नंबर 4 वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है इसके प्रोग्नोसिस के लिए। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो हमें चेस्ट एक्सरे पे क्या नज़र आता है, बूट शेप्ड हार्ट जो है वो हमें चेस्ट एक्सरे के ऊपर मिलता है, ठीक है। ओवर राइडिंग एओर्टा जो है उसमें क्या होता है, इट स्ट्रेडल्स द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रिसीविंग ब्लड फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। जो पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है ये फोर्स करता है, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी पल्मोनरी वाल्व जो है ना वो स्टेनोज्ड है, ब्लॉक्ड है। पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान। तो अगर आपके पास पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो ये फोर्स करेगा राइट टू लेफ्ट फ्लो ऑफ ब्लड अक्रॉस द वीएसटी, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। और जो टेट्रोलॉजी फेलेट के बच्चे होते हैं उनमें टेड स्पेल्स होते हैं। टेड स्पेल्स क्या होता है कि उनके अंदर साइनोसिस हो जाता है विद क्राइंग, फीवर एंड एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है वो फर्दर एग्जैजुरेट हो जाती है, ठीक है। स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर जो है वो पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि स्क्वेटिंग पोजीशन क्या होता है कि जैसे पाँव भर बैठते हैं ना उसको स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं। तो स्क्वेटिंग जब बच्चा करता है तो जो उसका आपके पास जो वेनस रिटर्न होता है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली स्क्वेटिंग में क्या होता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। जब सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो राइट टू लेफ्ट शंटिंग जो है वो कम हो जाएगी और साइनोसिस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद 22q11 सिंड्रोम, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज में हमें एगन स्ट्रिंग अपीयरेंस मिली चेस्ट एक्सरे पे। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट पे हमें बोट शेप्ड हार्ट मिला ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इसमें टेड स्पेल्स होते हैं, ठीक है, जो ड्यू टू क्राइंग और ड्यू टू जो है ना वो एक्सरसाइज जो है वो फर्दर एक्सेसरबरेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ठीक है। टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न में क्या होता है कि जो नॉर्मली क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, वो ओपन होती हैं आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अगर पल्मोनरी वेन ड्रेन करें इनटू द राइट हार्ट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न,
ठीक है। तो ये एसोसिएटेड होता है विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पीडीएम, ठीक है, टू अलाउ फॉर द राइट टू लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। और एब्सटेंस एनॉमली क्या होती है, जितनी भी ये आपकी कंडीशंस होती हैं जिनमें राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही होती है और साइनोसिस हो रही होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वैल्व लीफलेट्स हो जाती है डाउनवर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एब्सटेंस एनॉमली में क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वैल्व होता है उसके जो लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाते हैं इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, आर्टिफिशियली आर्टरलाइजिंग द वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और एसेसरी कंडक्शन पाथवे जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। तो एब्सटेंस एनॉमली जो है उसके अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होता है और ये रेयर होती है, लेकिन लिथियम एक्सपोजर जो है इन यूट्रो इट इज़ एसोसिएटेड विद एब्सटेंस एनॉमली, ठीक है। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट दैट लिथियम एक्सपोजर इज एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट एब्सटेंस एनॉमली। नेक्स्ट वी हैव कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में, ठीक है, जिनमें लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है, जिनके जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, साइनोसिस जो है वो प्रेजेंटेशन पे साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सबसे कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, फिर पीडीए होता है, ठीक है। तो आपने किस तरह से डायग्नोस करना है कि जो राइट टू लेफ्ट शंट साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होंगे उनमें अर्ली साइनोसिस होगा, लेफ्ट टू राइट शंट ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में लेटर साइनोसिस होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि बर्थ पे ये एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है, लेकिन लेटर इन लाइफ जो है, ठीक है, इट मे प्रेजेंट विद सिम्टम्स और मे रिमेन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। अगर बहुत छोटा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो यूजुअली सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर लार्जर डिफेक्ट होता है तो आप उसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो और अल्टीमेटली जो लार्जर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है अगर उनको हम ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, तो दे कैन लेड टू हार्ट फेलियर, ठीक है। और पीछे हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो मोर कॉमन होते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीजेज इन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट कहाँ पर लाई करता है, डिफेक्ट प्रेजेंट होता है इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मर्मर प्रोड्यूस होता है, सिस्टोलिक मर्मर विद वाइड फिक्स स्प्लिटिंग S2। दिस इज़ एन MCQ पॉइंट, ठीक है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया जब हमने स्प्लिटिंग ऑफ S2 की बात की थी कि फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 इज प्रेजेंट इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। ऑस्टियम सिकंडम डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली एंड यूजुअली एन आइसोलेटेड फाइंडिंग, ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट रेयरर एंड यूजुअली अकर विद अदर कार्डियक एनॉमलीज, ठीक है। Symptoms range from none to heart failure, distinct from patent foramen ovale which is due to failed fusion, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इंटर एट्रियल सेप्टम का डिफेक्ट होता है, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है और फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो पैराडॉक्सिकल एम्बिलाई भी कॉज कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट में आ जाता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है वो हमारे पास एक शंट होता है, ठीक है, जो कि फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ये और नॉर्मली क्या होता है कि इमिडिएटली आफ्टर बर्थ जो है वो डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो परसिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में भी क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है। जब लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी तो अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली इट विल लेड टू मर्मर, ठीक है। और मर्मर क्या होता है, PDA का जो मर्मर होता है इट इज़ कॉन्टीन्यूस मशीनरी लाइक मर्मर। दिस इज अगेन एन MCQ पॉइंट। कॉन्टीन्यूस मशीनरी लाइक मर्मर इज प्रेजेंट इन PDA, ठीक है। अगर अनकरेक्टेड रहेगा PDA, ठीक है, तो इट कैन लेड टू लेट साइनोसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। वो कह रहे हैं PDA इज़ नॉर्मल इन यूट्रो एंड नॉर्मल क्लोजेस सून आफ्टर बर्थ। जैसे भी मैंने बताया कि जो डक्टस आर्टेरियोसस ऑब्वियसली इन यूट्रो तो वो एक शंट है, ठीक है, जो आपके ब्लड को शंटिंग ऑफ द ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फीटस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सून आफ्टर बर्थ जो है वो क्लोज हो जाता है। अगर वो क्लोज नहीं होता, वो परसिस्ट करता है, तो फिर वो PDA के तौर पे परसिस्ट करता है, जो कि राइट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड कॉज करता है और राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हार्ट फेलियर कॉज करता है, ठीक है।
लास्ट पॉइंट इज़ एजन-मेंगर सिंड्रोम। एजन-मेंगर सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपका लेफ़्ट टू राइट शंट आइदर वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या वो पीडी है, वो अनकरेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर वो अनकरेक्टेड रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। इंक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है, एक चीज़ अगर कॉन्टीन्यूसली वैसे ही रहे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड हो रही है, लेफ्ट साइड से ब्लड सारा जो है वो राइट साइड के ऊपर शंट हो रहा है, ठीक है, पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी परसिस्टेंस की वजह से, ठीक है, जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर परमानेंट रीमॉडलिंग हो जाती है, चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है। और जब पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो परसिस्टेंटली इंक्रीज़ रहेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या कॉज करेगा, वो पल्मनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कॉज कर देगा, पल्मनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कॉज करेगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो हो जाती है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब पल्मनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, पल्मनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होगी तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये शंट जो होगा ये रिवर्स हो जाएगा फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो दिस रिवर्सल ऑफ द शंट इज कॉल्ड एज एजन-मेंगर सिंड्रोम, ठीक है। तो जब शंट रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट शंट जो है वो रिवर्स हो गया राइट टू लेफ्ट शंट में, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइनोसिस पहले नहीं था लेकिन अब क्या होगा, लेट टाइम पीरियड में साइनोसिस हो जाएगा, क्लबिंग, पॉलीसाइथीमिया, और जो इसकी एज ऑफ ऑनसेट होता है वो वेरी करता है, ठीक है, इसकी सिवियरिटी भी वेरी करती है इनिशियल लेफ्ट टू राइट शंट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज एजन-मेंगर सिंड्रोम। याद रखिए रीज़न क्या है इसकी, कि जब आपके पास प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड होती है, ठीक है, पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो पल्मनरी वेसल्स के अंदर रीमॉडलिंग हो जाती है, पल्मनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो जाती है। इस पल्मनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है और अल्टीमेटली रिवर्सल ऑफ द शंट हो जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी लेट साइनोसिस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एजन-मेंगर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा जो होता है, देखिए कोएक्टेशन बेसिकली क्या होती है, नैरोइंग होती है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, यानी कि दैट इज नैरोइंग ऑफ एओर्टा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्या होती है कि जो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है, इट इज़ प्रेजेंट नियर द इंसर्शन ऑफ द डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। जिस जगह पे डक्टस आर्टीरियोसिस इंसर्ट हो रही होती है वहाँ पर आपके पास एओर्टिक नैरोइंग होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं जक्स्टा डक्टल, ठीक है। एसोसिएशन इसकी क्या होती है, देखिए ये एसोसिएटेड होती है बाइकस्पिड हार्ट वाल्व और टर्नर सिंड्रोम के साथ, एंड दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है, दैट टर्नर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट डिफेक्ट। तो टर्नर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। ये मैंने पहले आपको बताया कि कंजेनिटल रबेला सिंड्रोम जो होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद हार्ट डिफेक्ट जो कि पीडीए होता है, ठीक है, जबकि टर्नर सिंड्रोम जो है वो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है उसमें एवी कुशन डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, अच्छा इसको हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं, ठीक है। हाइपर टेंशन होती है इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़, और डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड होती हैं, उनमें वीक और डिलेड पल्सेस होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होती हैं, हार्ट फेलियर होता है, रिस्क ऑफ सेरिब्रल हेमरेज दैट इज़ बेरी एन्यूरिज्म, एओर्टिक रप्चर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंट पल्मनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इससे कोई एमसीक्यू भी जो है वो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हम इसमें से एक दफ़ा रीड दे लेते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ इंक्रीज पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस आफ्टर बर्थ, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो मुझे इसमें समझ आ गई कि नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर बर्थ हमारे पास क्या होता है कि पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, पल्मनरी वेसल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आफ्टर बर्थ पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, पल्मनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, दैन द राइट एट्रियम और फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज होता है, ठीक है, और बेबी टेक इट्स फर्स्ट ब्रेथ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि पल्मनरी वेसल्स की रेजिस्टेंस जो है वो परसिस्ट करें आफ्टर बर्थ,
ठीक है। तो उसको उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न। ये एसोसिएटेड होती है विद एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड पोस्ट पार्टम एडेप्टेशन ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलेचर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? मेकोनियम एस्पिरेशन इसका रिस्क फैक्टर है, यानी कि जो पोस्ट टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें मेकोनियम एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। स्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड एंड न्यूनेटल निमोनिया, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है? राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, ठीक है, कि थ्रू फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जब बर्थ के बाद जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम से बढ़ता है, तब फोरामेन ओवेल क्लोज होता है। अगर ऐसा नहीं होता, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा ही रहती है और पल्मोनरी ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम से ज़्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं होगा। उस पेटेंट फोरामेन ओवेल या डक्टस आर्टेरियोसिस की वजह से राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। न्यूबॉर्न प्रेजेंट करेगा विद साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसमें टिकेपनिया आ जाता है। राइट टू लेफ्ट शंटिंग की वजह से साइनोसिस हो जाएगा और प्री डक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन इज ऑफन हाई देन पोस्ट डक्टल, ठीक है। और पल्सेस जो होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे कि कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में हमने पढ़ा था कि लोअर लिम्ब के अंदर जो थी वो पल्सेस डिले थी, पल्सेस स्लो थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पल्सेस के अंदर कोई डिले नहीं होगा, पल्सेस बिल्कुल इक्वल होंगी, ठीक है। आगे ये वाला MCQs के अकॉर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं, अब इसको एक दफ़ा हम रीड दे लेते हैं, ठीक है। जो प्रीनेटल अल्कोहल एक्सपोजर होता है, ठीक है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, वो क्या कॉज करता है? VST कॉज करता है, PDA कॉज करता है, AST एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। कंजेनिटल रुबेला के साथ एसोसिएटेड कौन सा हार्ट डिफेक्ट होता है? PDA, ठीक है। दिस हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन MCQ, ठीक है। Congenital rubella is associated with PDA. Down syndrome जो होता है it is associated with AV septal defect, VST and AST. Infant of patient with diabetes during pregnancy, ठीक है, वो associated होता है with transposition of the great arteries, truncus arteriosus, tricuspid atresia, VST, ठीक है। जो मार्फन सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो एसोसिएटेड होता है, ठीक है, विद MVP, thoracic aortic aneurysm, dissection, aortic regurgitation. प्री नेटल अगर लिथियम एक्सपोजर होगा तो एब्सटेंस एनॉमली होगी। टर्नर सिंड्रोम में कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व। विलियम्स सिंड्रोम में सुप्रा वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। 22q11 सिंड्रोम में ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। तो इसमें से जो मोस्ट कॉमनली पास्ट पेपर में रिपीट हुए कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, प्रीनेटल अल्कोहल एक्सपोजर, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट हुए हैं, और प्रीनेटल लिथियम एक्सपोजर भी एक दफ़ा पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में हम सबको पता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ क्या कही है कि परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर मोर देन 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज़ कंसिडर्ड टू बी हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? एज, इंक्रीजिंग एज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई सोडियम डाइट यानी हाई सॉल्ट डाइट, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, टबैको स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। और इंसिडेंस जो होता है वो ब्लैक्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट एंड एशियन पॉपुलेशन, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि 90% ऑफ द हाइपरटेंशन जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होता, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो 90% केसेस में प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, और उसमें क्या होता है? इंक्रीज कार्डिक आउटपुट और इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। रिमेनिंग जो 10% होती है, ठीक है, वो आपके पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर देयर इज सम सेकेंडरी कॉज लीडिंग टू हाइपरटेंशन, जैसे कि रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो सकता है, ठीक है, और एथ्रोसेक्लेरोटिक रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है। आगे वो हमें ये कह रहे हैं कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट बोथ पॉइंट्स। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है हाइपरटेंशन लेकिन कोई भी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता, जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है जब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है और साथ में एंड ऑर्गन डैमेज होता है, ठीक है। तो अर्जेंसी में ब्लड प्रेशर मोर देन 180/120 विदाउट एनी एंड ऑर्गन डैमेज, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सिवियर हाइपरटेंशन विद एविडेंस ऑफ एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज, या तो ब्रेन को इफेक्ट होगा तो एनकेफेलोपैथी और स्ट्रोक हो जाएगा, रेटिनल हेमरेजेस या एक्सुडेट्स हो सकते हैं, पैपिलोडीमा हो सकता है, हार्ट में माइकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, एओर्टिक डाइसेक्शन, किडनीज में किडनी इंजरी, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोरेटिक एनीमिया या इक्लेम्शिया जो है वो डेवलप हो सकता है, और आर्टेरियोल्स के अंदर फिब्रिनॉइड निक्रोसिस हो सकता है। तो सिंपल इज़ दैट कि अर्जेंसी के अंदर आपके पास कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, जबकि एमरजेंसी के अंदर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के साथ साथ एंड
ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होगा, आइदर वो ब्रेन का हो, वो हार्ट का हो, वो आपकी किडनी का हो, आपके वैसे ब्लड सिस्टम का हो, या आपकी वेस्कुलर सिस्टम का हो, ठीक है, इट विल हैव सम काइंड ऑफ ऑर्गन डैमेज, ठीक है। प्रीडिस्पोज करता है, ठीक है, जो ये प्रीडिस्पोज करता है टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती है, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टिक एन्यूरिज्म, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, CKD दैट इज क्रोनिक किडनी डिजीज़ और रेटिनोपैथी, इन सब का रिस्क हाइपरटेंशन में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइपरलिपिडेमिक साइंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेंथोमास। जेंथोमास क्या होते हैं? जेंथोमास जो है ना, ठीक है, वो उन्होंने हमें शो किए हैं फिगर ए और फिगर बी में, ठीक है। फिगर ए के अंदर देखें तो जेंथोमास है। जेंथोमास क्या होते हैं? प्लेक्स होते हैं, जिस तरह करके छोटे छोटे प्लेक्स होते हैं या नोड्यूल्स होते हैं, जिनमें लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स होते हैं, ये स्किन में प्रेजेंट है आपके, ये देखें, ठीक है। और अगर ये आईलिड्स के ऊपर प्रेजेंट हो तो इनको हम कहते हैं जेंथेलिस्मास, ठीक है। टेंडनस जेंथोमास क्या होते हैं कि जब लिपिड जाकर टेंडन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाए, ये सी पिक्चर में आप देखें कि जब लिपिड टेंडन्स में डिपॉजिट हो जाए, स्पेशली एक्लेस टेंडन में या फिंगर एक्सटेंसर्स के अंदर, तो वो टेंडनस जेंथोमास होता है। ये फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से एसोसिएटेड है। कॉर्नियल अर्कस क्या होता है कि जब लिपिड डिपॉजिट हो जाता है कॉर्निया के अंदर, ठीक है, तो अर्कस सिनालिस हो जाता है, ठीक है। ये भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से एसोसिएटेड और ये ओल्डर एडल्ट्स के अंदर होता है। इट कैन अपीयर अर्लियर इन लाइफ, ठीक है। तो ये 3 हाइपरलिपिडेमिक साइंस आप याद रखें, ठीक है। जेंथोमास होते हैं, जेंथेलिस्मास होते हैं जब आई के ऊपर लिपिड लेडन स्कार्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जब आपके पास टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम टेंडनस जेंथोमास कहते हैं, और जब आईज में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम अर्कस सिनालिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एथेरोसेक्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोसेक्लेरोसिस क्या होता है आपके पास? एथेरोसेक्लेरोसिस जो होता है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जो कि रिस्क ऑफ माइकार्डियल इन्फाक्शन, स्ट्रोक वगैरह को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो एथेरोसेक्लेरोसिस क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स एथेरोसेक्लेरोसिस होता है नैरोइंग ऑफ वेसल्स, ठीक है। वेसल्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो हो जाती हैं। वो नैरो क्यों होती हैं, इसका मैकेनिज्म अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो very common form of arteriosclerosis, that is hardening of arteries, disease of elastic arteries and large arteries and medium size muscular arteries, ठीक है। elastic arteries को ही हम large arteries कहते हैं, मीडियम साइज जो होती है वो muscular arteries होती हैं। ये बेसिकली क्यों कॉज होता है, ठीक है, जब हमारी वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके ट्यूनिका इंटिमा के अंदर, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटिमा के अंदर जो है वो आकर कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारे ट्यूनिका इंटिमा के अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या कॉज होता है? एथेरोसेक्लेरोसिस। क्लियर हुआ? अब अगर आप अपनी फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखें तो ये एक नॉर्मल आर्टरी का स्ट्रक्चर उन्होंने हमें दिया है, ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि बाहर सबसे पहले सबसे इनर जो है वो ल्यूमेन है, आर्टरी का ल्यूमेन है, उसके बाहर एंडोथीलियम है, ठीक है, यानी कि ट्यूनिका इंटिमा है। फिर ट्यूनिका मीडिया जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर, ठीक है, आपके पास थर्ड पे हमारे पास ले रही थी ट्यूनिका एडवेंटिशिया की, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी होती है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है, ठीक है, एंडोथीलियल इंजरी, एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये देखें, यहाँ डैमेज एंडोथीलियम हुई, ठीक है, और डैमेज्ड एंडोथीलियम की वजह से क्या हुआ, जब एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन हुआ तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो LDL होते हैं वो आकर उस डैमेज साइट के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। मैक्रोफेजेस और LDL उस डैमेज्ड एंडोथीलियम पर आकर एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। बेसिकली स्टेप वाइज आपने इस तरह याद रखना है कि एक नॉर्मल आर्टरी थी, उसके अंदर एंडोथीलियल इंजरी हुई, एंडोथीलियल इंजरी के बाद जो मोनोसाइट्स थे, ठीक है, वो आकर मोनोसाइट्स ने आकर उस डैमेज्ड एंडोथीलियम के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो मोनोसाइट्स जो हैं वो LDL लेडन मैक्रोफेजेस में चेंज हो गई, ठीक है, और उसको हम कहते हैं फोम सेल्स, ठीक है। तो फोम सेल फॉर्मेशन हो गई, फैटी स्ट्रीक्स हो गई, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन। अल्टीमेटली क्या होता है, सारे स्मूथ मसल तक वो माइग्रेट कर जाते हैं, स्मूथ मसल्स भी उसके अंदर मूव कर जाते हैं, वहाँ फाइब्रस प्लेक बन जाता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं एथरोमा फॉर्मेशन। और ये एथरोमा जो है, ठीक है, अगर आप इस तरह ये देखें तो ये आपके पास एक पूरा ल्यूमेन था, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जब एंडोथीलियल इंजरी हुई, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास
जो है फोम सेल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यू आया, फैटी स्ट्रीक्स बनी, ठीक है, और फाइब्रस प्लेक बन गया। तो आप देखें कि अब इसका ल्यूमेन कितना सा रह गया, इतना सा रह गया वेसल का ल्यूमेन। एथरोमा ने उस वेसल के ल्यूमेन को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया, ठीक है। और ये उन्होंने हमें हिस्टोलॉजिकल पिक्चर दी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सारा जो साइडों पे पिंक पिंक है, दिस इज़ एथरोमा, ठीक है, दिस इज़ द हेलाइन टिश्यू कह लें, ठीक है। हार्डनिंग हो गई आर्टरीज की, और इसका ल्यूमेन जो था जहाँ से ब्लड ने फ़्लो करना था वो बहुत नैरो हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉज होता है कि जब आपके पास कोलेस्ट्रॉल प्लेक जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जाकर ट्यूनिका इंटिमा के अंदर, ठीक है। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। लोकेशन क्या होती है, एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है, कोरोनरी आर्टरी उसके बाद, फिर पॉप्लिटियल आर्टरी, फिर कैरोटिड आर्टरी, फिर सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। और ये जो लोकेशन है दिस इज़ आस्क्ड इन एमसीक्यू, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, जो आपके पास लोकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ होता है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। रिस्क फैक्टर में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम एज को चेंज नहीं कर सकते, हम सेक्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस अगर एक फ़ीमेल का है तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम फैमिली हिस्ट्री को बदल नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जबकि जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है, डिसलिपिडीमियाज को प्रिवेंट करें। देखिए डिसलिपिडीमिया क्या होता है कि जब बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा होता है, एचडीएल कम होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से, देखिए एक नॉर्मल वेसल का ल्यूमेन अल्टीमेटली एक एथ्रोमा फॉर्मेशन की वजह से इतना सा रह गया। तो जितना कम उसका ल्यूमेन होगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होगा कि ब्लड के वहाँ से पास करने में। तो एंजाइना और क्लॉडिकेशन, क्लॉडिकेशन क्या होता है कि पेन, क्लॉडिकेशन पेन जो होती है ना वो लेग के अंदर काफ मसल्स में पेन होती है ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। तो और ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है अनटिल के 70% ऑफ द ल्यूमेन जो है वो आपका ऑक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली, ठीक है, कि पैथोजेनेसिस या प्रोग्रेशन इसकी किस तरह से हो रही होती है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट देखिए कि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारे पास एथ्रोमा बना होता है कि वो अल्टीमेटली कैल्सीफाई हो जाता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकती हैं, ठीक है। देखें अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, एक वेसल के अंदर एथ्रोमा बन गया इस साइड पे, अब ब्लड ने सिर्फ इतने एरिया में से, इसको मैं दोबारा क्लियर करके आपको बताती हूँ, ये हमारी एक ब्लड वेसल थी, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास एथ्रोमा फॉर्मेशन हो गई, एंडोथीलियल इंजरी हुई, वहाँ पर मोनोसाइट्स आए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आया, मोनोसाइट्स ने उनको इन्गल्फ किया, वहाँ पर जो है आपके पास एलडीएल लेडन मैक्रोफेजेस बन गई, फोम सेल्स बन गए, स्ट्रीक्स बन गई, एथ्रोमा फॉर्मेशन हो गई और वेसल नैरो हो गई। अब नॉर्मली जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है, वो ये सारे एरिया में से फ़्लो कर रहा था, अब ब्लड ने सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में से फ़्लो करना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये हार्ट की सप्लाई थी, ठीक है, ये हार्ट को सप्लाई करी थी, तो अब हार्ट की सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई कितनी डिक्रीज़ होगी, तो जिस एरिया ऑफ द हार्ट को ये वेसल सप्लाई करी थी उस एरिया का क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया के बाद अल्टीमेटली अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है या फिर ये जो थ्रोमा है ये फर्दर ग्रो करता है और ये ऑक्लूड करता है, तो इस एरिया की क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो जाएगा, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है, ये जो थ्रोमा बना है, ठीक है, थ्रोम्बस बना है, ये एम्बोलाइज हो जाएगा तो एम्बोलिज्म भी कॉज हो सकता है, ठीक है। सो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, ठीक है। सो आई होप यू टॉपिक ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस वुड बी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइज सिंड्रोम। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी एक रीड दे लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो एम्बोलाई होते हैं, ठीक है, जिसमें माइक्रो एम्बोलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक इन लार्ज आर्टरीज, ठीक है, कि जो लार्ज वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बना होता है, देखिए उससे छोटे छोटे, उस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक से छोटे छोटे माइक्रो एम्बोलाई जो है ना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के, वो सर्कुलेशन के अंदर, पूरी सर्कुलेशन के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। तो जब वो छोटे छोटे एम्बोलाई, ठीक है, ये तो लार्ज आर्टरीज थे, जब वो छोटे छोटे एम्बोलाई जो है वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे, वो स्मॉलर आर्टरीज में जाएंगे, तो वो छोटा एम्बोलाई स्मॉलर आर्टरी को तो कम्प्लीटली ऑक्लूड कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंड ऑर्गन डैमेज कॉज हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑर्गन डैमेज कॉज हो जाएगा, ठीक है। और
एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, ब्लू टो सिंड्रोम, एक्यूट रेनल फेलियर, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, गार्ट इस्कीमिया, ठीक है। पल्सेस जो है वो पैल्पेबल रहेंगे बिकॉज लार्जर आर्टरीज जो हैं उन छोटे छोटे एम्बुलेंस से उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्मॉल आर्टरीज जो होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप इन्वेसिव वेस्कुलर प्रोसीजर जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और एंडोवेस्कुलर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा एथ्रोसेक्लेरोसिस क्या होता है, अब हम देखेंगे आर्टीरियोसेक्लेरोसिस क्या होता है। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस क्या होता है, इट इज़ हार्डनिंग ऑफ द वेसल वॉल, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ वेसल, ये किस तरह से होती है हार्डनिंग ऑफ वेसल, ठीक है। इसकी टू टाइप्स होती हैं, वो लार्ज आर्टरीज को और मीडियम साइज आर्टरीज को इफेक्ट करती थी एथ्रोसेक्लेरोसिस। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस आपके स्मॉल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स को इफेक्ट करती है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, टू टाइप्स हैं, हेलाइन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। हेलाइन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस जो होती है उसमें वेसल वॉल थिक हो जाती है सेकेंडरी टू लीकेज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इनटू सब एंडोथीलियम, और ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट में कॉमन होती है। जो हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होती है उसमें अनियन स्किनिंग अपीयरेंस हो जाती है, और ये सिवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ उन्होंने हमें डायग्राम में दिखाया है, दिस इज़ हेलाइन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, ठीक है। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कॉमन होती है ड्यू टू लीकेज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। और ये हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोसेक्लेरोसिस जिसमें अनियन स्किन लाइक अपीयरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू सिवियर हाइपरटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एओर्टिक एन्यूरिज्म, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मार्क कर लेना है। एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म क्या होता है। एन्यूरिज्म अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एन्यूरिज्म क्या होता है, एबनॉर्मल डायलिटेशन को हम एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ वेसल वॉल जो होती है दिस इज कॉल्ड एज एन्यूरिज्म। तो अगर हम एओर्टिक एन्यूरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एओर्टा होगी, ठीक है। ये एब्डोमिनल पेन भी कॉज करती है और बैक पेन भी कॉज करती है, ठीक है। अगर एब्डोमिनल एओर्टा एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से एब्डोमिनल पेन या बैक पेन हो रही है तो इसका मतलब है या तो एओर्टिक डाइसेक्शन हो रही है, या लीकेज हो रही है, या रप्चर ऑफ द एओर्टिक एन्यूरिज्म है। दो तरह का एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है, अगर थोरेसिक एओर्टा की एब्डोमिनल डायलेटेशन होगी तो थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा, अगर एब्डोमिनल एओर्टा इन्वॉल्व होगा तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा। थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म में क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हाइपरटेंशन, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज सच एज मार्फन सिंड्रोम, और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद टर्शियरी सिफिलिस, ठीक है। एओर्टिक रूट डायलिटेशन हो जाती है जिसकी वजह से एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन होती है, ठीक है। जबकि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ द एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा की तीनों लेयर्स, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, तीनों ट्रांसम्यूरल, ऑल थ्री लेयर्स जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, टबैको स्मोकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिनेरियो जब भी हमें दिया होता है उसमें ज़्यादातर हमें वो ये कहते हैं कि पेशेंट स्मोकर था, ठीक है। एज मेल सेक्स में कॉमन होता है, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिलता है, हमें एक पल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस मिलता है। याद रखें जब भी कभी वो हमें पल्सेटाइल मैस की बात करें, कोई भी सिनेरियो उसमें पल्सेटाइल मैस, तो याद रखें हमेशा आर्टीरियल मैस जो होता है आर्टीरियल ओरिजिन का, इट इज़ पल्सेटाइल, वेनस मैस इज़ नॉट पल्सेटाइल। तो पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस का मतलब क्या है कि एओर्टा की जो पल्सेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो और अगर आपके पास यही जो डायलिटेड आपके पास एब्डोमिनल एओर्टा की अगर डायलिटेशन हो गई है, ये ग्रीन वाले पार्ट में देखिए दिस इज़ एब्डोमिनल एओर्टा, अगर ये डायलेट हो गया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, हमें क्या मिलेगा, एक तो एब्डोमिनल पेन हो सकती है, दूसरा आपको पैल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस मिलेगा, ठीक है। अगर ये जो एबनॉर्मली डायलेटेड एओर्टा है ये रप्चर हो जाता है तो क्या होगा कि आपके पास एक ट्राइड ऑफ सिम्टम होता है, सवेयर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, हाइपोटेंशन, ठीक है, और पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस। इट मीन्स दैट देर इज़ रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है।
और मोस्ट ओफन ये इंफ्रा रेनल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एओर्टिक एन्यूरिज्म। सम अप करते हैं, एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है? एब्नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एओर्टा। अगर थोरेसिक एओर्टा होगा तो थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, अगर एब्डोमिनल एओर्टा होगा तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन आ जाता है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व आ जाता है, ठीक है। स्मोकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए। मेल सेक्स जो होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है फैमिली हिस्ट्री जो है, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ठीक है। सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं? पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में। अगर वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, तो आपने ये ट्राइएड सिम्टम्स याद रखना है कि अगर ये रप्चर हो जाएगा तो आपके पास ट्राइएड ऑफ सिम्टम, जिसमें आपको पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा, ठीक है, सवेयर एब्डोमिनल पेन मिलेगी और हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि जब रप्चर होगा तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ब्लड लॉस होगा तो हाइपोटेंशन प्रोड्यूस होगी। एंड दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर, ठीक है। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट दिस एओर्टिक डायसेक्शन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर में क्या होता है कि ड्यू टू सम ट्रॉमा एओर्टा जो है उसका रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो अगेन उसमें भी क्या होता है कि अगर हम एक्सरे कराएं तो हमें वाइडनिंग ऑफ द मीडियस्टनम मिलती है, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन जो है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें से भी कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, हमें सिम्टम्स क्या आएंगे, इसको ट्रीट हमने कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी ये वेसल वॉल है, ठीक है, दिस इज़ योर वेसल वॉल, ठीक है, तो ट्यूनिका इंटिमा होता है, ठीक है, सबसे इनर लेयर इंटिमा होती है, फिर मीडिया होती है, फिर एडवेंटिशिया होता है। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ टीयर इन द ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा के अंदर एक टीयर आता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि सारा ब्लड जो होता है वो लीक करता है उस जगह पे जहाँ टीयर आया, वहाँ पर ब्लड लीकेज होगी और वहाँ पर एक फॉल्स ल्यूमेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द इंटिमा फॉर्मिंग अ फॉल्स ल्यूमेन, क्योंकि वहाँ सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक फॉल्स ल्यूमेन जो है वो बन जाता है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट अगेन। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज मार्फन सिंड्रोम, दिस इज अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट। मार्फन सिंड्रोम के सिनेरियो के अंदर भी आपको दिया हो सकता है। मार्फन सिंड्रोम के फीचर्स देखिए कि जो है ना वो उसके जो है वो टॉल हाइट है, ठीक है, उसके जो है ना वो लॉन्ग लिम्स है, इस तरह से करके उन्होंने आपको हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स है, इस तरह से करके सिनेरियो दिया हो सकता है। और साथ में वो अगर आपको एओर्टिक डाइसेक्शन के सिम्टम्स दे देते हैं आपको, अनइक्वल ब्लड प्रेशर इन आर्म्स और चेस्ट एक्सरे पे आपको मीडियस्टनल वाइडनिंग मिल रही है, तो आपने कहाँ जाना है? एओर्टिक डाइसेक्शन की तरफ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ कॉमन इन पर्सनस विद मार्फन सिंड्रोम, जिनमें इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। और मार्फन सिंड्रोम के साथ ही एक मुझे एमसीक्यू याद आ गया, फिब्रिलिन प्रोटीन का डिफेक्ट होता है मार्फन सिंड्रोम में, एंड दिस फिब्रिलिन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 15, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमारे पास हमने ये कर लिया कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। इसके बाद हमने इसके रिस्क फैक्टर्स देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं कि टीयरिंग सडन ऑनसेट चेस्ट पेन होती है दैट रेडिएट टुवर्ड्स द बैक। सिनेरियो में क्या होगा? सवेयर ऑनसेट ऑफ या सडन ऑनसेट ऑफ सवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स द बैक, नंबर 1। नंबर 2, अनइक्वल ब्लड प्रेशर इन आर्म्स होगा, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे होगा? चेस्ट एक्सरे पे आपको मीडियस्टनल वाइडनिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इट कैन रिजल्ट इन ऑर्गन इस्कीमिया, एओर्टिक रप्चर एंड डेथ। आगे हमारे पास आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। एक इसकी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है। स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है? स्टैनफोर्ड टाइप ए होता है और टाइप बी होता है। टाइप ए जो होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ए से याद रखिए, टाइप ए इन्वॉल्व असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, और टाइप बी इन्वॉल्व्स ओनली डिसेंडिंग एओर्टा या डज नॉट इन्वॉल्व असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें टाइप ए दिखा दिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? टाइप ए है दैट इन्वॉल्व्स द असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। ये देखें, ये टाइप ए है, ये इसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और डिसेंडिंग तो हो ही रहा है। लेकिन टाइप बी के अंदर क्या होता है? अलोन डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ओके। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि ये तो होगी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। डी बेकेस क्लासिफिकेशन क्या होती है? सो अकॉर्डिंग टू डी बेकेस क्लासिफिकेशन हमारे पास टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है और टाइप 3 होती है, ठीक है। टाइप 1 क्या होती है? द डाइसेक्शन दैट इन्वॉल्व्स द असेंडिंग एओर्टा,
ठीक है, प्लस एओर्टिक आर्च, ठीक है, प्लस द डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, एंड कंटिन्यू फर्दर इनटू द एब्डोमिनल एओर्टा, उसको हम कहते हैं टाइप 1। ये देखिए इट इन्वॉल्व्स, ये देखिए यहाँ से शुरू हुई असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा को इन्वॉल्व किया, फिर डिसेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व किया और कंटिन्यूस होती है टिल द एब्डोमिनल एओर्टा, उसको हम कहते हैं टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 होती है द डाइसेक्शन इज लिमिटेड टू द असेंडिंग एओर्टा अलोन, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ देखिए ये टाइप 2 डिबेकेस क्लासिफिकेशन है जिसमें इट इज़ लिमिटेड टू असेंडिंग एओर्टा अलोन, ठीक है। और टाइप 3 होती है, ठीक है, दैट ओरिजिनेट्स इन द डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। सो दिस इज़ डीबेकेस क्लासिफिकेशन। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो जो स्टैनफोर्ड टाइप ए होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हमें इट इज़ ऑलवेज सर्जिकल, ठीक है। जब स्टैनफोर्ड टाइप बी का ट्रीटमेंट क्या होता है, आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, बीटा ब्लॉकर्स दें एंड देन वेजो डायलेटर्स, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी होता है उसका स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है। स्टेनोसिस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी होता है प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिस जगह पे स्टेनोसिस होगा उससे डिस्टली जो है, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो एरिया परफ्यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हाइपो परफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाता है इन इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी, रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन होती है ऑन एक्सर्शन ऑफ द इफेक्टेड आर्म, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर। नंबर 1 स्टेनोसिस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी proximal to region of vertebral artery. Number 2 hypoperfusion distal to stenosis, and number 3 reverse blood flow in the ipsilateral vertebral artery. सिम्टम्स क्या होंगे आपके पास, इस्कीमिया होगा, पेन होगा, पेरेस्थीसिया होगा, यानी कि सेंसेशन जो है वो डिक्रीज सेंसेशन हो जाएंगे उस आर्म के अंदर, वर्टिब्रो बेजिलर इंसफिशेंसी की वजह से डिजनेस और वर्टाइगो होगा, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन द आर्म्स जो है उसका डिफरेंस मोर देन 15 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विद एथ्रोसेक्लेरोसिस, टिकायासो आर्थराइटिस और हार्ट सर्जरी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। अब यहाँ अगर आप डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये देखें कि उन्होंने कहा है कि प्रॉक्सिमल लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का स्टेनोसिस है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, रिवर्स ब्लड फ्लो हो रहा है इन द इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी। दिस इज सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। Okay, so next topic is coronary artery disease and this is an important topic for according to the exam point of view. Angina क्या होता है, it is chest pain due to ischemia of the myocardium. इन्फेक्शन से ये डिफरेंट होती है, यहाँ पर इस्कीमिक मायोकार्डियम होता है, ठीक है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इस्कीमिक मायोकार्डियम की वजह से चेस्ट पेन होती है, ठीक है। इट कैन बी सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, उसकी या तो नैरोइंग हो गई है या उसका स्पैज़म हो गया या फिर कोई और कॉज होगा, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू नेक्रोसिस, ठीक है। मायोकार्डियल नेक्रोसिस इसमें नहीं होता। अब रफली मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप प्रीवियस नॉलेज को भी रिकॉल करें तो हमारे पास 3 टाइप्स का एंजाइना होता है। स्टेबल एंजाइना होता है, ठीक है, जिसमें चेस्ट पेन होती है ऑन एक्सर्शन एंड इट इज़ रिलीव्ड ऑन टेकिंग रेस्ट, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना होता है जिसमें चेस्ट पेन होती है एट रेस्ट, इवन एट रेस्ट आपको चेस्ट पेन होती है, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप इज द वेजोस्पेस्टिक एंजाइना जिसमें स्पैज़म ऑफ द कोरोनरी वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब एंजाइना में सबसे पहले इसको रीड दे लेते हैं। स्टेबल एंजाइना इट इज़ सेकेंडरी टू एथ्रोसेक्लेरोसिस, जब मोर देन 70% कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो ऑक्लूड हो जाता है तो स्टेबल एंजाइना कॉज होता है। एक्सर्शनल चेस्ट पेन होती है, ठीक है, जो रिजॉल्व हो जाती है विद रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। अनस्टेबल एंजाइना होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, इनकम्प्लीट थ्रोम्बोसिस होती है ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, विद वर्क, और चेस्ट पेन इवन एट रेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो अब आप कार्डियक एंजाइम्स कराते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ना वो ईसीजी कराते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं मिलती, ठीक है।
वेजोस्पेस्टिक एंजाइना जो होती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रिंसिमेंटल और वेरिएंट एंजाइना। ये क्यों होता है? कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म की वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक एसटी चेंजेस मिलते हैं हमें ईसीजी के ऊपर। टबैको स्मोकिंग इसका मेजर रिस्क फैक्टर होता है और इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कोकेन, एम्फेटामिन, अल्कोहल, ट्रिप्टेन्स इसके ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसको ट्रीट हम कैसे करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स देते हैं और स्मोकिंग सेसेशन। एंड दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेसोस्पेस्टिक एंजाइना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड इट इज आस्क्ड इन एमसीक्यू। आगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली कॉज, ठीक है, ड्यू टू रप्चर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ठीक है, एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो बेसिकली क्या था कि जब आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस था उसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा था, ठीक है, तो एंजाइना कॉज हो रहा था। जब ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर हो गया, ठीक है, और थ्रोम्बोसिस हो गया, एक्यूट थ्रोम्बोसिस, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपके कार्डियक बायोमार्कर्स जो हैं वो रेज्ड हो जाते हैं, जिनमें सीकेएमबी और ट्रोपोनिन आ जाते हैं। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल एंजाइना में पेन सिर्फ ऑन एक्सर्शन होती है, अनस्टेबल एंजाइना में पेन इवन एट रेस्ट होती है और माइल्ड एक्सर्शन। एंड स्टेमी में पेन एट रेस्ट होती है और स्टेमी में भी पेन एट रेस्ट होती है, ठीक है। स्टेमी क्या है? एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई। एंड स्टेमी क्या है? नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई, ठीक है। ट्रोपोनिन लेवल्स जो होते हैं वो स्टेबल एंजाइना में एलिवेट नहीं होते, अनस्टेबल में एलिवेट नहीं होते, एंड स्टेमी में एलिवेट होते हैं और स्टेमी में भी एलिवेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इन्फेक्शन, आपको पता है कि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में सिर्फ इस्केमिक मायोकार्डियम होता है, देयर इज़ इस्कीमिया बट देयर इज़ नो इन्फेक्शन, ठीक है। जबकि एमआई के अंदर इन्फेक्शन होता है। एंड स्टेमी में सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर एंडोकार्डियम के नीचे, ठीक है। जबकि स्टेमी के अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है इन्वॉल्विंग ऑल द लेयर्स। ईसीजी चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है, जो आपका स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना है उसमें हमें पॉसिबल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलती है और टी वेव इन्वर्जन मिलती है, ठीक है, दोनों में। जबकि एन स्टेमी में हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन मिलेगी, ठीक है। जबकि स्टेमी के अंदर हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन और पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स मिलेंगी, ठीक है। तो इनको हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन हमें मिल सकती है, तो आप कार्डिक एंजाइम के बेसिस पे अनस्टेबल एंजाइना को मायोकार्डियल इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट करें कि अनस्टेबल एंजाइना में कार्डिक एंजाइम्स जो एलिवेट नहीं होते, ट्रोपोनिन्स वगैरह, सीकेएमबी, एंड स्टेमी में एलिवेट होते हैं, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, क्या रिजल्ट होता है इसका? कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, सडन कार्डिक डेथ और क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। अच्छा, ये एज सच इसमें से कोई एमसीक्यू भी कभी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इसको एक रीड आपने दे लेना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एज दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, तो यहाँ पर कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में सबक्लेवियन आर्टरी का स्टेनोसिस था, ठीक है, और जो उससे डिस्टली था वहाँ पर परफ्यूजन नहीं हो रही थी, हाइपो परफ्यूजन हो रही थी। यहाँ पर कोरोनरी स्टील सिंड्रोम में क्या, कोरोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाएगा, तो वेसल्स जो होंगी, ठीक है, बेस लाइन वेसल्स जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जब हम इस तरह की कंडीशन में जब हम वेजो डायलेटर्स देंगे, ठीक है, तो वो नॉर्मल वेसल्स को फर्दर डायलेट कर देंगे, सारा के सारा ब्लड जो होगा वो ऑलरेडी जो वेल प्रोफ्यूज्ड एरियाज़ होंगे वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है ना वो कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो वेजो डायलेटर स्ट्रेस टेस्ट जो है वो इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कॉज हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू दिस कि जब आपके पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है, तो अल्टीमेटली जब क्रोनिक इस्केमिक मायोकार्डियल डैमेज होता है तो आपके पास हार्ट फेलियर भी कॉज हो सकता है, ठीक है। ये आप उन्होंने कि हमने टर्म दिया मायोकार्डियल हाइबरनेशन, उसमें क्या है, पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन इन द सेटिंग ऑफ क्रोनिक इस्कीमिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विद मायोकार्डियल स्टनिंग, ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आफ्टर ब्रीफ एपिसोड ऑफ एक्यूट इस्कीमिया, ठीक है। मायोकार्डियल हाइबरनेशन में क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक फंक्शन होता है इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है, लेकिन जबकि मायोकार्डियल स्टनिंग में क्या होता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, बहुत ट्रांजिएंट होता है आफ्टर एन एपिसोड ऑफ एक्यूट इस्कीमिया, ठीक है। सो दीज आर द
कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, इसमें से जो एमसीक्यूज हैं उनको मैं आपको मार्क भी करा दूंगी। कॉमनली, मोस्ट कॉमनली ओक्लूडेड आर्टरी क्या है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, देन राइट कोरोनरी आर्टरी, देन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, दीज आर एमसीक्यू पॉइंट्स। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? डायफरेसिस, नोजिया, वॉमिटिंग, सवियर रिट्रोस्टर्नल पेन, पेन इन लेफ्ट आर्म और जॉ, शॉर्टनेस और ब्रेथ ऑफ फिटी। अब 0 to 24 आवर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास? ठीक है, 0 to 24 आवर्स के अंदर अगर आप देखें तो ग्रॉस चेंज में क्या होता है? डार्क मॉटलिंग विद टेट्राजोलियम स्टेनिंग। लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या होता है? हमें वेवी फाइबर्स मिलेंगे 0 to 4 आवर्स में। अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगा 4 to 24 आवर्स में। ठीक है, और रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होगी और हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफिब्रिल्स की वजह से हमें डार्क इओसिनोफिलिक स्ट्राइप्स मिलेंगी। 0 to 24 आवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? वेंट्रिकुलर एरिथमिया, हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक, एंड दिस इज आस्क्ड इन एमसीक्यू। ठीक है, तो फर्स्ट 24 आवर्स में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ वेंट्रिकुलर एरिथमिया। 1 to 3 डेज़ के अंदर क्या होता है? 1 to 3 डेज़ के अंदर हमारे पास एरिया ऑफ हाइपरीमिया हमें मिलता है ग्रॉसली। माइक्रोस्कोपिकली हमें एक्सटेंसिव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलता है। ये टिश्यू सराउंडिंग इन्फार्क्ट जो है वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद न्यूट्रोफिल्स और पोस्ट इन्फाक्शन फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है। दिस इज़ बीन आस्क्ड इन एमसीक्यू अगेन। ठीक है, कि 1 to 3 डेज़ के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। 3 to 14 डेज़ के बाद क्या होता है कि अब आपको ग्रॉसली हाइपरिमिक बॉर्डर मिलेगा विद सेंट्रल येलो ब्राउन सॉफ्टनिंग। ठीक है, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे 3 to 14 डेज़ में। मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स को रिप्लेस कर देंगे मैक्रोफेजेस, और वहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? फ्री वॉल के रप्चर की वजह से कार्डिक टेम्पोनाट डेवलप हो सकते हैं। पेपिलरी मसल रप्चर होगा तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। लेफ़्ट टू राइट शंटिंग जो है वो डेवलप हो सकती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। और उसके बाद 15 डेज़ यानी कि 2 वीक्स टू सेवरल मंथ्स जो है वो आपके पास हार्ट में ग्रॉस एनेटमी में हमें क्या ग्रॉसली हमें जो है वो ग्रे वाइट स्कार मिलेगा, वो एरिया स्कार वहाँ पे बना होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हमें कॉन्ट्रैक्टेड स्कार मिलेगा, कंप्लीट स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड। और पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम अगेन जो सबसे पहले विदिन 24 आवर्स मोस्ट कॉमन रिस्क था डेथ का। ठीक है, एरिथमियास। ठीक है, अगेन सेवरल मंथ्स के बाद भी एरिथमियास का रिस्क जो है वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का रिस्क वो वैसे ही इंक्रीज होगा। ठीक है, सो दिस स्लाइड दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने अच्छी तरह से रट्टा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि फर्स्ट 6 आवर्स में जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। फर्स्ट 6 आवर्स में जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है? ईसीजी। ठीक है, जो कार्डियक ट्रोपोनिन्स होते हैं वो राइज करते हैं आफ्टर 4 आवर्स। 4 आवर्स के बाद राइज करेंगे, पीक पे चले जाते हैं आफ्टर 24 आवर्स, और 7 to 10 डेज़ के बाद उनका लेवल नॉर्मल वापस बैक टूवर्ड्स द नॉर्मल आते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में जो CK-MB होता है वो 6 to 12 आवर्स में इंक्रीज़ होता है, 16 to 24 आवर्स पे पीक में जाता है और वापस बैक टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाता है आफ्टर 48 आवर्स। एक और इम्पॉर्टेंट MCQ है कि ये जो CK-MB होता है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर री इन्फाक्शन, क्योंकि 48 आवर्स के बाद इट रिटर्न्स बैक टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो री इन्फाक्शन के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे? कार्डिक बायोमार्कर, दैट इज़ CK-MB। ठीक है, ECG चेंजेस क्या होती हैं? ठीक है, अगर स्टेमी है तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, अगर एन स्टेमी है तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा हमें पीक टी वेव्स मिलती हैं या टी वेव इन्वर्जन, और पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स इंडिकेट करती हैं ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब हम किस तरह लोकलाइज करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो किस जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, क्या लोकेशन होती है हमारे पास लीड्स के साथ? तो जो एंट्रोसेप्टल वॉल का इन्फाक्शन होता है इट इज़ ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी V1 V2 के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी और क्यू वेव्स होंगी। ठीक है, एंट्रो एपिकल डिस्टल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी V3 V4 में, एंट्रो लेटरल वॉल V5 V6 के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होकर क्यू वेव्स होंगी। लेटरल वॉल जो है उसमें 1 AVL आ जाएगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इंफीरियर वॉल राइट कोरोनरी आर्टरी, लीड 2 लीड 3 लीड AVF। पोस्टीरियर जो है PDA V7 to V9, और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलती है V1 to V3 में विद टॉल आर वेव्स। ठीक है,
तो ये जो इंफीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन लीड 2-3 AVF में होता है और लेटरल वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन लीड 1 AVL, ये बहुत ज़्यादा MCQs में पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इंफीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सी आर्टरी ऑक्लूड होती है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एरिथमियास। अब एरिथमियास हमारे पास कौन कौन से होते हैं और एरिथमियास में हमने किसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो एरिथमियास हैं उनको हम बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियास होते हैं, ठीक है, और एक वाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियास होते हैं उनमें क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स नैरो होता है, लेस दैन 120 मिलीसेकेंड्स, रैपिड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होती है, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास एरिथमिया आता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। ये आपने पूरा अच्छी तरह से करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में पूछा जाता है। पता है आपको इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज़ नो डिस्क्रीट पी वेव, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इरेगुलरली इरेगुलर रिदम होता है, इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एरिथमियोजेनिक फोकाई होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट नियर द ऑस्टिया पल्मनरी वेन ऑस्टियम इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स तो आपको हर सूरत आना चाहिए एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। एब्सेंट पी वेव्स, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम और इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट एंड एरिथमियोजेनिक फोकाई नियर द पल्मनरी वेन ऑस्टिया इन द लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो है वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं। और मैनेजमेंट क्या होती है इसमें, आपने रिदम कंट्रोल करना होता है, रेट कंट्रोल करना होता है, ठीक है। रेट कंट्रोल के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। और रिदम कंट्रोल जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम फार्माकोलॉजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और हम कार्डियोवर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियोवर्जन के अंदर हमारे पास बेसिकली फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन होती है और इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन होती है, ठीक है। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि वो जो आपके पास एरिथमियोजेनिक फोकाई प्रेजेंट है ना उसको आप एबलेट कर दें, ठीक है। तो ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। और क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म होता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है, तो हमने पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है उसको एंटी कोएगुलेशंस देनी होती हैं ताकि वो स्ट्रोक का रिस्क हम कम कर सकें। बाकी ये मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया में क्या होगा, मल्टीपल फोकाई होंगे एट्रिया में। नाम ही बता रहा है कि इसमें मल्टीपल एरिथमियोजेनिक फोकाई आपके एट्रिया के अंदर होंगे, ठीक है। और इसमें भी इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट होता है, रिदम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 3 डिस्टिंक्ट पी वेव मॉर्फोलॉजीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि 3 डिस्टिंक्ट पी वेव्स मॉर्फोलॉजीज़ किस में होती है, मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया में। और ये भी पूछा जा सकता है कि एसोसिएटेड विद COPD जो है वो कौन सा आपका एरिथमिया हो सकता है, तो उसमें भी आपने एट्रियल मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया को करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एट्रियल फ्लटर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, डबल टिक कर लें इस टॉपिक को, ठीक है। एट्रियल फ्लटर के अंदर हम डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या होता है, सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव्स होते हैं, ठीक है। इसमें एरिथमियोजेनिक फोकाई कहाँ पर होता है, ठीक है, इसमें बेसिकली नियर द एन्युलस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, ये भी एक MCQ पॉइंट है, ठीक है। द एरिथमियोजेनिक फोकाई इन एट्रियल फ्लटर इज प्रेजेंट नियर द एन्युलस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, जस्ट लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, आपने रेट कंट्रोल करना है, रिदम कंट्रोल करना है, कैथेटर एबिलेशन कर सकते हैं जो भी एरिथमियोजेनिक फोकाई प्रेजेंट है जो कि ट्राइकस्पिड एन्युलस के पास होते हैं। देन हमारे पास है प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हमारी री एंट्रेंट सर्किट होती है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, AV नोड। दिस इज अगेन MCQ, पास्ट MCQ, ठीक है। प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में मोस्ट कॉमन साइट फॉर द री एंट्रेंट ट्रैक्ट होता है, इट इज़ AV नोड। ये कॉमनली प्रेजेंट होती है विद सडन ऑनसेट पेल्पिटेशंस, लाइट हेडिकनेस और डायफोरेसिस के साथ प्रेजेंट करती है। इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है कि एक तो आपने री एंट्रेंट रिदम को टर्मिनेट करना है, ठीक है। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कि इसमें आपने वेगल मैन्यूवर्स करने होते हैं और IV एडेनोसिन देना होता है, ठीक है। ये जो IV एडेनोसिन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQs में पूछा जाता है, IV एडेनोसिन, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, अगेन वही री एंट्रेंट सर्किट को आप कैथेटर एबिलेशन से एबिलेट कर दें। वुल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम जो है, ठीक है, इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, ठीक है। इसके मतलब जो पेपर में आपको सिनेरियो आता है ना उसके अंदर वो डेल्टा वेव्स को बताते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमें ECG पे डेल्टा वेव्स मिल रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वुल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम में ना हमारे पास एक एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे प्रेजेंट होता है दैट इज़ फास्टर देन द नॉर्मल पाथवे,
ठीक है। देयर इज़ एन एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, ठीक है, जो कि फास्टर देन द नॉर्मल होता है, ठीक है। और इस एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ केंट कहते हैं, ठीक है। ये बाईपास कर देता है स्लो एवी नोड को, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जो है वो पार्शली डिपोलराइज हो जाएंगी अर्लियर, ठीक है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा वेव्स आपको मिलती हैं, ठीक है। और क्या मिलता है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड शॉर्टेंड पीआर इंटरवल, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं डेल्टा वेव्स, ठीक है, वाइड क्यूआरएस, ठीक है, और शॉर्टन पीआर इंटरवल, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं दीज आर डायग्नोस्टिक फॉर वुल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें प्रोकेनामाइड और आइब्यूटालाइड दे सकते हैं। आपने एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स जो है एडेनोसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, उनको इसमें अवॉइड करना है, वो आपने इसमें नहीं देनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियास, ठीक है। अब वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियास में क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाइड होता है, मोर देन 120 मिली सेकेंड्स, ठीक है। स्लो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होती है आउटसाइड द नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम, टेकिकार्डिया ओरिजिनेट्स बिलो एवी नोड, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमियास भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में रिदम रेगुलर होगी, रेट मोर देन 100 होगा, और ये मोस्ट कॉमनली ड्यू टू स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ होता है सच एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और इसमें हाई रिस्क होता है सडन कार्डियक डेथ का। टोरिसिटिस डी पॉइंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से MCQ ज़रूर रिपीट होता है, जो इसके कॉजेज़ हैं इसमें से MCQ ज़रूर कोई ना कोई MCQ रिपीट होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब टोरिसिटिस डी पॉइंटिस जो होता है उसको हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है जो प्री डिस्पोज करता है टू टोरिसिटिस डी पॉइंटिस, ठीक है, यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। ये ड्रग से कॉज होता है, और ये आपने याद रखना है कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हाइपोकेलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया जो है वो टोरिसिटिस डी पॉइंटिस कॉज करते हैं। जो MCQ पास्ट में एक MCQ रिपीट हुआ है उसमें ये है कि वो हमें उन्होंने वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टोरिसिटिस डी पॉइंटिस या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, और उसके अंदर उन्होंने हमें ऑप्शंस दी होती हैं, तो उसमें से वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दी हुई है वो हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ऑप्शंस उसी तरह से है, लेकिन MCQ रिपीट हो सकता है, तो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इसको अच्छी तरह से देख लेना है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो डिफिब्रिलेशन, और अगर पेशेंट स्टेबल है तो मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन MCQ, व्हाट इज़ द treatment for stable patient of टोरिसिटिस डी पॉइंटिस मैग्नीशियम सल्फेट। ड्रग इंड्यूस्ड लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो है उसका निमोनिक है हमारे पास ABCDEFNNO, A फॉर एंटी एरिथमिक्स, ठीक है, क्लास 1A और क्लास 3 और आर्सेनिक, B से एंटीबायोटिक्स जिनमें मैक्रोलाइड और फ्लोरोक्विनोलॉन्स, C से एंटी साइकोटिक्स हेलोपेराडोल एंड क्लोरोक्विन, एंटी डिप्रेसेंट्स D से TCS और डायूरेटिक थायजाइड, E से एंटी इमेटिक्स ऑन्डेंस्टेरॉन, F से एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल, नेवीर होता है दैट इज़ प्रोटीज इनहिबिटर, और ओपियोइड्स होते हैं जिनमें मेथाडोन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है टॉपिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये भी हमारे MCQs में आया है, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होती है विद नो आइडेंटिफाइबल वेव्स, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड ECG हमें मिलती है, हम कोई एक वेव भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि दिस इज़ P वेव, दिस इज़ Q वेव, कुछ भी नहीं पता चलता, तो हमारी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। इसमें आपने इमीडिएटली CPR करना है और डिफिब्रिलेशन करनी है। दिस इज़ MCQ पॉइंट, मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जो उन्होंने दिए हुए हैं हेरिडिटरी चैनलोपैथीज, ब्रोगाडा सिंड्रोम एंड कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ठीक है। ये जो है इसमें से ब्रोगाडा सिंड्रोम का एक दफ़ा MCQ आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हम रीड कर लेते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ब्रोगाडा सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है। ECG में हमें क्या मिलता है, सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड ST सेगमेंट एलिवेशन मिलती है इन V1 to V2, ठीक है। और प्रिवेंट करें आप सडन कार्डियक डेथ को, ठीक है, विद ICD। कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो होता है उसमें हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन इन पोटेशियम चैनल होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन ब्रोगाडा सिंड्रोम में इन सोडियम चैनल, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ पोटेशियम चैनल हो जाती है, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास दो है, रोमाना वर्ड सिंड्रोम एंड जर्वल एंड लेंच निल्सन सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है।
सिक्स साइनस सिंड्रोम क्या होता है? ये एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ एस ए नोड होती है और ये हमारे पास प्रेजेंट करती है विद ब्रेडिकार्डिया, साइनस पॉजेस, साइनस अरेस्ट और जंक्शनल इक्टोपिक बीट्स के साथ। ठीक है, अरिथमियास हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हमारे पास आ जाता है कंडक्शन ब्लॉक्स। कंडक्शन ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक पेपर के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इस पर आप 3-4 स्टार लगा लें, इसमें से एक ना एक MCQ ज़रूर आता है। ठीक है, हार्ट ब्लॉक में हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। PR इंटरवल मोर देन 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक होता है, ये ड्रग इंड्यूस्ड भी जो है ना वो हो सकता है। तो फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में क्या है? प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मोर देन 200 मिली सेकेंड, नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ बेनाइन एंड एसिम्प्टोमेटिक। जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसमें तो दो टाइप्स होती हैं, मोबिस टाइप 1 एंड मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है? जो टाइप 1 होता है उसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल अंटिल अ बीट इज़ ड्रॉप्ड, यानी कि PR1 जो है, PR इंटरवल देखिए, PR1 जो है वो लेस होता है देन PR2। PR2 PR1 से ज़्यादा होता है और PR3 PR2 से ज़्यादा होगा, यानी कि प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन हो रही है PR इंटरवल की अंटिल आपके पास क्या आ जाए? एक ड्रॉप बीट आ जाए जिसमें P वेव होती है लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप बीट। जबकि टाइप 2 में क्या होता है कि ड्रॉप बीट्स आर नॉट प्रिसीडेड बाय चेंज इन PR इंटरवल, उसमें जितना PR1 है उतना ही PR2 होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल नहीं होती, ठीक है, अंटिल देयर इज़ अ ड्रॉप बीट। ठीक है, टाइप 2 जो है इट कैन प्रोग्रेस टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, और ये यूजुअली इंडिकेट करता है कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है जैसे कि स्कीमिया या फाइब्रोसिस। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पेसमेकर। ठीक है, टाइप 1 के लिए हमें कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जिसका मतलब क्या हो गया कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या हो गए हैं? इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एट्रिया अपनी मर्ज़ी से बीट कर रहा है, वेंट्रिकल अपनी मर्ज़ी से बीट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन एट्रियल रेट इज़ मोर देन वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है, इट कैन बी कॉज्ड बाय लाइम डिजीज़, ट्रीटमेंट इज़ अगेन पेस मेकर। ठीक है, बंडल ब्रांचेस ब्लॉक में क्या होता है कि जब आपके पास, ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन जो है, ठीक है, वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ द बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, ठीक है, तो राइट साइड इफेक्ट होगा, लेफ्ट साइडेड तो, ठीक है, लेफ्ट साइडेड तो इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ द नॉर्मल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस। तो जो इफेक्टेड वेंट्रिकल होगा वो डीपोलराइज करता है वाया अ स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन फ्रॉम द अनइफेक्टेड वेंट्रिकल। ठीक है, जो अफेक्टेड वेंट्रिकल होगा वो बहुत स्लोली वन मायोसाइट टू अनदर मायोसाइट, आपको पता है गैप जंक्शंस होते हैं, उन गैप जंक्शंस के थ्रू स्लोली वो जो अफेक्टेड वेंट्रिकल होगा वो डीपोलराइज हो जाएगा फ्रॉम द अनइफेक्टेड वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि जो अनइफेक्टेड वेंट्रिकल है उसको तो इमीडिएटली फास्टर परकंजे सिस्टम आकर डीपोलराइज कर देगा, फिर वहाँ से जो इफेक्टेड वेंट्रिकल होगा उसमें स्लोली मायोसाइट टू मायोसाइट जो है वो कंडक्शन पाथवे जो है वो ट्रेवल करेगा और वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस, कार्डियोमायोपैथी और इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ की वजह से कॉज होता है। प्रीमेच्योर बीट्स आगे प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा बीट होती है, ठीक है, जो कि अराइज करती है ड्यू टू एक्टोपिक फोकाई इन एट्रिया। और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो एक्स्ट्रा बीट होती है उसमें एक्टोपिक फोकाई जो होता है वो वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, जो आपके पास एक्टोपिक फोकाई है वो एट्रिया में होता है। ठीक है, और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट में एक्टोपिक फोकाई वेंट्रिकल के अंदर होता है। सही है, और उसके बाद ECG में क्या चेंजेस होते हैं? प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में नैरो QRS कॉम्प्लेक्स विद प्रीसीडिंग P वेव्स ऑन ECG। ये देखें, ये नैरो QRS कॉम्प्लेक्स है, इससे पहले P वेव हमें मिल रही है ऑन ECG। जबकि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा विद नो प्रीसीडिंग P वेव ऑन ECG। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये पहले भी हमने एक दफ़ा देख ली हैं, ठीक है, और ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जो है वो रिपीट हो जाता है। अब मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है वो क्या होता है, कार्डियक एरिथमियाज होते हैं, ठीक है। और कार्डियक एरिथमियाज में भी सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं। 1 to 3 डेज़ के अंदर कॉज ऑफ डेथ क्या होता है आपके पास, पेरी इन्फाक्शन पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। 2 to 7 डेज़ के बाद पेपिलरी मसल रप्चर इज़ द कॉज ऑफ डेथ। 3 to 5 डेज़ के बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक और पल्मोनरी एडीमा के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। 3 to 14 डेज़ में वेंट्रिकुलर सूडो एन्यूरिज्म होता है, ठीक है, जो रप्चर हो सकता है, फ्री वॉल रप्चर हो जाएगी, सूडो एन्यूरिज्म हो सकता है। 5 to 14 डेज़ के अंदर क्या हो सकता है, वेंट्रिकल फ्री वॉल रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 to 14 डेज़ में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कार्डियक टेम्पोनार्ड होता है। ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होता है जो 2 weeks to several month होता है, ठीक है। और पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम होता है जो सेवरल मंथ्स के बाद होता है, और उसमें क्या आ जाता है, उसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्डियक एंटीजन इंजरी के बाद रिलीज़ होते हैं वो सारे जाकर पेरिकार्डियम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन या पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वीक टू सेवरल मंथ्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब आगे हमारे पास एक स्लाइड है, इसमें उन्होंने कहा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए जो अनस्टेबल एंजाइना है या एनस्टेमी है, ठीक है, उनके अंदर हमने एंटी कोएगुलेशन करनी है, जिसके लिए हम हेपरिन देंगे, एंटी प्लेटलेट थेरेपी करेंगे, एस्पिरिन देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देते हैं, एडीपी रिसेप्टर इंटेगनिस्ट देते हैं जिनमें क्लोपिडोग्रिल आ जाता है, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, स्टेटिन्स देंगे और सिम्टम कंट्रोल करेंगे विद नाइट्रोग्लिसरीन एंड मॉर्फिन पेन के लिए, ठीक है। जो स्टेमी होता है उसमें ये सारा ट्रीटमेंट तो करेंगे, उसके अलावा हम रीपरफ्यूजन थेरेपी करेंगे। रीपरफ्यूजन थेरेपी में क्या होता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि इसको हम प्रेफर करेंगे ओवर फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है, थ्रोम्बोलाइसिस के से ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे पीसीआई परक्यूटेनियस इंटरवेंशन को। अगर राइट वेंट्रिकल इफेक्टेड है, राइट कोरोनरी आर्टरी की ऑक्लूजन है, तो आप क्या करें, वेनस रिटर्न को सपोर्ट करें, प्री लोड को मेंटेन करें, कार्डियक आउटपुट को, यानी कि आप आईवी फ्लूइड्स दें और अवॉइड करें नाइट्रोग्लिसरीन को, ठीक है। आगे कार्डियोमायोपैथीज़ आ जाती है। हमारे पास 3 तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। ओवरव्यू में आपको देती हूँ कि जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन टाइप होती है। दिस इज़ एन एमसीक्यू पॉइंट। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है। इडियोपैथिक भी हो सकती है, फेमिलियल भी हो सकती है, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन इन टीटीएन जीन। अदर एटियोलॉजीज में ड्रग्स की वजह से कॉज हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकती है, स्कीमिया की वजह से कॉज हो सकती है। फाइंडिंग्स क्या होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हार्ट फेलियर होता है, S3 हार्ट साउंड होती है और सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मर्मर, ठीक है। ईसीजी पे हमें डायलेटेड हार्ट मिलता है ऑन एको और बैलून अपीयरेंस होती है ऑफ हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि आपका हार्ट जो है ना वो बेसिकली इतना ज़्यादा डायलेट हो जाता है कि हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है हार्ट का, इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। जब इसको हम जो है ना वो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मिलेगी ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। और कंपेयर टू द एथलीट्स हार्ट वेयर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट फैसिलिटेट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करें, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज दें, बीटा ब्लॉकर दें, स्केबिट्रल दें, डायूरेटिक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टोकाट्सुबो कार्डियोमायोपैथी, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक दफ़ा एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था, ठीक है। पूछा क्या गया था इसके बारे में कि व्हाट, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर एपिकल ब्लूनिंग हो जाती है ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हमें मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। एक तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है। और जो इसमें इसके जो फाइंडिंग्स है उसमें S3 हार्ट साउंड है, स्पेशली अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दिस इज अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा इसमें मर्मर होता है, हार्ट फेलियर कॉज होता है, बैलून अपीयरेंस होती है ऑन चेस्ट एक्सरे और इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है,
ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है, और इसमें सडन सिंकपी हो सकती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड मे लेड टू सडन डेथ। अब ये सिनेरियो जो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, जिसमें वो हिस्ट्री इस तरह से देते हैं कि अ यंग बॉय हु वाज प्लेइंग इन अ गार्डन, ठीक है, हु वाज प्लेइंग एंड सडनली फेंट एंड देयर वाज सडन कार्डिक अरेस्ट। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और इसमें वो फैमिली हिस्ट्री भी हमें देंगे, ठीक है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एथलेटिक्स के अंदर भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डिक डेथ जो होता है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। क्यों? ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में S3 हार्ट साउंड थी, यहाँ पर हमें S4 हार्ट साउंड मिलेगी, सिस्टोलिक मरमर मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या है कि आपने बीटा ब्लॉकर्स और नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक वरापामिल देना है, ठीक है। और अगेन वही है कि जो है ना वो आप उन ड्रग्स को अवॉइड करेंगे जो प्री लोड को डिक्रीज़ करती हैं, ठीक है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन था, हार्ट वाज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, हार्ट इज़ अनेबल टू रिलैक्स प्रॉपर्ली, क्योंकि वो यहाँ देखिए इस डायग्राम में तो इतना ज़्यादा हाइपरट्रॉफिड हार्ट है कि ड्यूरिंग डायस्टोल वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। और ये जो पॉइंट है मायोफिब्रिलर डिसअरे एंड फाइब्रोसिस, दिस वॉज प्रेजेंट इन एन MCQ स्टेटमेंट, ठीक है। तो याद रखिए मायोफिब्रिलर डिसअरे एंड फाइब्रोसिस इज प्रेजेंट इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। वही बात हो गई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरट्रॉफी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी इसमें प्रेजेंट होती है, डिस्निया और पॉसिबल सिंकपी, ठीक है। उसमें हमारे पास इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी थी, इसमें क्या होता थी? कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो आपका मायोकार्डियम होता है ना वो बेसिकली फिल्ड हो जाता है विद सम टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसमें क्या आ सकता है कि फाइब्रस मटेरियल हो सकता है, इलास्टिक टिश्यू से फिल हो सकता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस हो सकता है, लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोएटिलोटिस, अमाइलाइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, सार्काइडोसिस। अगेन इसमें भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ठीक है। और लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपर ईओसिनोफिलिक सिंड्रोम। हिस्टोलॉजी में हमें ईओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं इन द मायोकार्डियम, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेटिव या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि मायोकार्डियम जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है विद सर्टेन टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच कैन बी पोस्ट रेडिएशन और ड्यू टू एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? देखिए हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास बेसिकली हार्ट फेलियर की दो टाइप्स होते हैं, एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, एक डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, ठीक है। अगेन वही बात है जो हमने पहले भी 2-3 दफ़ा जो है हम रिपीट कर चुके हैं कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि हार्ट इज़ अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। जब हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट जो है, आउटपुट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ड्यूरिंग ईच बीट वो भी कम होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और इजेक्शन फ्रिक्शन जो होगी वो कम होगी। इसलिए जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है वो विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रिक्शन होता है, जबकि डायस्टोलिक डिसफंक्शन में इजेक्शन फ्रिक्शन प्रिजर्व होती है, क्योंकि वो क्या होती है? इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स प्रॉपर्ली ड्यूरिंग डायस्टरी, यानी उसकी प्रॉपर फिलिंग ही नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से डिफर करते हैं। लेफ्ट हार्ट फेलियर में ऑर्थोपनिया होता है, PND होता है और पल्मोनरी एडीमा होता है। PND क्या होता है कि ब्रेथलेस अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप होती है। राइट हार्ट फेलियर में कंजेस्टिव हेपेटोमेगैली होती है, ठीक है, लिवर इनलार्ज हो जाता है, JVP की डिस्टेंशन हो जाती है और पेरिफेरल एडीमा हमें मिल रहा होता है, ठीक है। ये उन्होंने हमें ग्राफ में दिखाया है। दिस इज़ हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रिक्शन जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई है, और विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रिक्शन जिसमें कंप्लायंस कम हो गई, वो प्रॉपरली फिल नहीं कर पा रहा अपने आप को विद ब्लड, ठीक है। ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारे पास ये होता है ACE इनहिबिटर्स, ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये मोर्टेल और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रिक्शन। लूप या थायजाइड डायूरेटिक आप देते हैं क्योंकि पल्मोनरी एडीमा डेवलप हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? लूप डायूरेटिक्स देंगे। हाइड्रोलाजीन विद नाइट्रेट थेरेपी, SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं वो सिम्टम्स को इम्प्रूव कर देते हैं इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है। ओके, सो अब ये उन्होंने हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं कि जब कार्डिक आउटपुट कम होता है
ठीक है। तो सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज़ होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से एंजियोटेंसिन 2 आता है, वो विजो कंस्ट्रक्शन कराता है, आर्टीरियल टोन इंक्रीज़ होती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, कार्डिक आउटपुट मेंटेन होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, वेनस टोन इंक्रीज़ होती है, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है, वेनस रिटर्न के इंक्रीज़ होने से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ठीक है। अगेन सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेट होती है, कैटकोलेमीन्स रिलीज होते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, हार्ट का रेट बढ़ता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली क्या करी हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करी हैं। ठीक है। हीमोडायनामिक स्ट्रेस, न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस की वजह से अल्टीमेटली कार्डिक रीमॉडलिंग के ऊपर डिलीटरियस इफेक्ट होते हैं और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होता है। ठीक है। जिसके रिजल्ट में ये सारे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर क्या होता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, इट इज़ एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है। यहाँ पर हमने मैकेनिज्म में यही पढ़ा है कि हमारे पास वट एवर द कॉज इज़, ठीक है, हार्ट फेलियर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों में कार्डिक आउटपुट वॉज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ने एक्टिवेट होकर कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट किए। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। हाई आउटपुट स्टेट किस तरह मेंटेन होती है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस फ्रॉम आइदर वेजोडाइलेशन और एवी शंटिंग। ठीक है। ये सवेयर ओबेसिटी में, एडवांस सिरोसिस में, सवेयर एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, इसके कॉजेज अब याद है कि पेजेट डिजीज ऑफ बोन में हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पल्मनरी कंजेशन के साथ या सिस्टेमिक वेनस कंजेशन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शॉक। शॉक इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको शॉक को बस ये टेबल अगर आप अच्छी तरह से समझ के कर लेते हैं तो आप शॉक का कोई भी एमसीक्यू जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शॉक होता क्या है, शॉक हमारे पास बेसिकली होता है कि इनएडिक्वेट परफ्यूजन, इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन। जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी एरिया की कम हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेलुलर फंक्शन जो होगा वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। ठीक है। और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये। हाइपोवोल्यूमिक शॉक का कॉज क्या होता है, कोई भी ऐसा कॉज, ठीक है, जो आपका ब्लड वॉल्यूम कम कर रहा है, जैसे कि हेमरेज, डिहाइड्रेशन या बर्न्स। ठीक है। तो वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाएगी। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, माइकार्डियल इन्फाक्शन। अच्छा, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या, वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाएगी। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, ये पल्मनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है कि पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, किसी भी कॉज की वजह से हार्ट प्रॉपरली ब्लड को बाहर पंप नहीं कर रहा। हाइपोवोल्यूमिक शॉक में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन्स हो रही थी। कार्डियोजेनिक शॉक में हमारे पास हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर रहा ब्लड, जिसकी वजह से ऑर्गन परफ्यूजन हो रही है, जिसके कॉजेज़ में माइकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर वगैरह आ जाता है। ठीक है। कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाती है। ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में भी, कार्डियोजेनिक शॉक में भी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, तीनों में कोल्ड क्लेमी स्किन होती है। लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक को हम हाइपोवोलेमिक शॉक से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हमारी जेवीपी डिस्टेंशन होती है, सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और बाकी दोनों चीज़ें सेम है। कार्डिक आउटपुट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा दोनों में, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस दोनों में इंक्रीज़ होगी। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस पॉइंट ने किया कि हाइपोवोलेमिक शॉक में जेवीपी डिक्रीज़ होगी, कार्डियोजेनिक शॉक में सीवीपी या जेवीपी इंक्रीज़ होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के आगे दो टाइप्स होती हैं, पल्मनरी एम्बोलिज्म या टेंशन न्यूमोथोरिक्स। ठीक है। और कार्डिक टेम्पोनार्ड भी इसका कॉज होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, बेसिकली ब्लड फ्लो इम्पीड हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी एरिया की हाइपोपरफ्यूजन होती है। इसमें भी कोल्ड क्लेमी स्किन होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक से तो इसका डिफरेंस यही होगा कि इसमें भी सीवीपी इंक्रीज होता है, लेकिन द थिंग इज़ कि इसको हमने कार्डियोजेनिक शॉक से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो आपका कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसमें आपके पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज्ड है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज्ड होता है। ठीक है। और हमें हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा कि अगर माइकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है तो यू विल गो फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। अगर आपके पास कोई ट्रॉमा हुआ है टू द चेस्ट, टेंशन न्यूमोथोरिक्स, पल्मनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है तो यू विल गो टुवर्ड्स द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर पल्मनरी कैपिलरी वेज प्रेशर डिक्रीज़ होता है इन केस ऑफ कार्डियक टेंशन न्यूमोथोरिक्स, और इंक्रीज़ होता है इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड। ठीक हो गया।
देन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आगे सेप्टिक शॉक आ जाता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है। इट इज़ द टाइप ऑफ शॉक जिसमें बाकी सब में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इसमें सिस्टेमिक वेजो डायलेशन होती है, वार्म और ड्राई स्किन होती है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका जेवीपी डिक्रीज होगी, लेकिन द थिंग इज़ कि इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ शॉक जिसमें आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ शॉक। कार्डियक टेम्पोनार्ड क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन, ठीक है, इन विच देर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड दैट कैन बी ब्लड और दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ इफ्यूजन होती है, ठीक है, अराउंड द हार्ट, जो कि हार्ट को कंप्रेस कर रही होती है, ठीक है। सो कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय द फ्लूइड दैट कैन बी ब्लड और इफ्यूजन, सो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ठीक है। जब हार्ट कंप्रेस हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रेशन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इन ऑल द 4 चैम्बर्स। फीचर्स फाइंडिंग्स क्या होती हैं? ये बक्स ट्राइड जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइड ऑफ हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें पल्सिस पैराडॉक्सिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पेरिकार्डोसेंटेसिस और सर्जिकल ड्रेनेज। नीचे उन्होंने बताया व्हाट इज़ दिस पल्सिस पैराडॉक्सिस। पल्सिस पैराडॉक्सिस क्या होता है कि देयर इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज वेनस रिटर्न ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो वेनस रिटर्न बढ़ता है, वेनस रिटर्न बढ़ता है तो राइट वेंट्रिकल की फिलिंग इंक्रीज़ होती है। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन वॉल्यूम कम हो जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो पल्सिस पैराडॉक्सिस किस किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है? निमोनिक स्कॉट, ठीक है, दैट इज़ ग्रुप में, ठीक है, अस्थमा में, सीओपीडी के अंदर, और ओएसए क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज सिंकपी। सिंकपी क्या होता है? सिंकपी सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि एकदम से फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, ठीक है। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, बाय अ पीरियड ऑफ डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब सेरिब्रल ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज हो सकता है? ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो वेजोवेगल सिंकपी होती है, ठीक है। उसके अलावा सिचुएशनल हो सकती है कफिंग और स्नीजिंग के अंदर, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से, ठीक है, जो है ना वो सिंकपी हो सकती है। और कार्डिक एरिथमियाज जो होते हैं वो भी सिंकपी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि यूरोटिक स्टेनोसिस और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि देर इज़ इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है, और टिपिकली इट इन्वॉल्व्स मोर देन 1 हार्ट वेल्स, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया मोर देन फंगस। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक सब एक्यूट होता है। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज़ कॉज्ड बाय स्टेफ ऑरियस, और जो सब एक्यूट टाइप होती है इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है। तो जो एक्यूट होता है वो मोर एग्रेसिव होता है, ठीक है, और वो ऑल लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। ट्रांसम्यूरल सब एक्यूट जो होता है वो लेस एग्रेसिव होता है, उसमें स्मॉलर वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है वो सब एक्यूट कॉज करता है आफ्टर डेंटल प्रोसीजर्स, ठीक है। और जो स्टेफ ऑरियस होता है वो एक्यूट कॉज करता है और मोस्ट कॉमनली, ठीक है, आफ्टर आईवी ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं, आईवी ड्रग इंजेक्शंस के बाद जो है वो स्टेफ ऑरियस जो है वो कॉमन होता है। प्रेजेंटिंग फीवर्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट करता है विद फीवर, न्यू ऑनसेट मर्मर, वेस्कुलर एंड इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना। वेस्कुलर फिनोमेना में क्या होता है? सेप्टिक एम्बोलिज्म होता है, पटिकियाएँ होते हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस होते हैं। स्प्लिंटर हेमरेजेस क्या होते हैं? जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, दैट आर हेमरेजिक लीजन्स ऑन द नील बेड्स, ठीक है। जेनवे लीजन्स होती हैं, ठीक है, जो पेनलेस फ्लैट एरिथेमेटस लीजन्स होती हैं ऑन द पाम्स एंड द सोल्स। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेनाज जो है उसमें हमारे पास रुट स्पॉट्स होते हैं, जो रेटिना के अंदर ऐसे रेडिश से स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, जिनके अंदर पेल सेंटर्स होते हैं। ऑस्लर नॉड्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी पेनफुल नॉड्यूल्स होती हैं, जिस तरह ये प्रेजेंट है, पेनफुल नॉड्यूल्स होती हैं ऑन द टोज एंड ऑन द फिंगर्स, ठीक है। अच्छा, ये सारे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसमें से कोई भी सिम्टम उठाकर दी जा सकती है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमने कहा था इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 1 हार्ट वेल्व्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन सा वेल्व इन्वॉल्व होता है? माइट्रल वेल्व,
ठीक है, मोर देन द एओर्टिक वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्वमेंट इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन आईवी ड्रग एब्यूज़। ठीक है, आईवी ड्रग एब्यूजर्स के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व होता है। दिस इज अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट। कॉमन एसोसिएशंस क्या हैं? प्रोस्थेटिक वाल्व जो होता है उसमें स्टाफ एपिडर्मिडिस कॉज करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जेनेटो यूरिनरी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स में एंटेरोकोकस, कोलोनिक कैंसर में स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस, ग्राम नेगेटिव में हैक ऑर्गेनिज्म होते हैं हीमोफिलस एग्रेक्टिबैक्टर, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टरम। कल्चर नेगेटिव जो है उनमें कॉक्सिला ब्रोटेनिला होते हैं। और इंजेक्शन ड्रग एब्यूज़र्स जो हैं उन्हें मैंने पहले बताया एक्यूट जो कॉज करा था स्टेफ ऑरियस, सूडोमोनास और कैंडिडा। होता क्या है बेसिकली कि जब एंडोथीलियम की इंजरी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर प्लेटलेट्स, फिब्रिन और माइक्रोब्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट वाल्व के ऊपर और वेजिटेशन बना देते हैं। ठीक है, और जिस हार्ट वाल्व के ऊपर वेजिटेशन बन जाती है वहाँ वेल्वुलर रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाती है, सेप्टिक एम्बोलिज्म होता है। डायग्नोसिस क्या होता है? मल्टीपल ब्लड कल्चर एंड एकोकार्डियोग्राफी से इसको हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एमसीक्यूज़ में दोबारा आपको मार्क करा देती हूँ विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा एमसीक्यूज़ को मार्क कर लें। एक्यूट caused by Staph aureus and highly virulent. Subacute caused by Streptococcus viridans after dental procedures. वेस्कुलर फिनोमिना में स्प्लिंटर हेमरेजेस क्या होते हैं? जेनवे लीजन्स पेनलेस होती हैं, ठीक है, ऑस्लर नोड्स जो है वो पेनफुल होती हैं। माइट्रल वाल्व मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व होता है आईवी ड्रग एब्यूजेस में। प्रोस्थेटिक वाल्व्स के अंदर स्टैफ एपिडर्मिडिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेजिटेशंस? दे कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स, फिब्रिन एंड माइक्रोब्स ऑन द हार्ट वाल्व्स। दूसरी टाइप होती है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली क्या होती है कि वेजिटेशन जो है वो माइट्रल और एओर्टिक वाल्व के ऊपर अपीयर होती है और वो स्टीराइल वेजिटेशन होती है, उनमें कोई माइक्रोब नहीं होता। प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस होता है दैट डिसलॉजेस इजीली। ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है हाइपर कोएगेबल स्टेट में, जैसे कि मैलिग्नेंसी के अंदर, एसएलई के अंदर। ठीक है, सच एज एसएलई के अंदर एंडोकार्डाइटिस को क्या कहते हैं? लेवमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस होता है नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रूमेटिक फीवर में क्या होता है? हमारे पास हिस्ट्री होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की। ठीक है, हमें हिस्ट्री में वो स्ट्रेप्टोकोकल सॉर थ्रॉट की हिस्ट्री देंगे कि बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है इसने फेरेंजियल इन्फेक्शन कॉज किया है, सॉर थ्रॉट कॉज किया है, और लेटर ऑन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो कॉज हो जाती है। इसमें भी माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है, मोर कॉमनली देन एओर्टिक, मोर कॉमनली देन ट्राइकस्पिड। ठीक है, इसमें जॉन्स क्राइटेरिया इसका मेजर क्राइटेरिया होता है, जिसमें क्या होता है? जे से जॉइंट में माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस, कार्डाइटिस होता है, नोड्यूल्स इन द स्किन होती हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिदीमा मार्जिनेटम होता है। ठीक है, जो कि रैश होता है विद रिंग लाइक मार्जिन्स। सिनेडियम कोरिया होता है, इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स इन द फेस। ठीक है, अब ये इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं कि हमें एस्कॉफ बॉडीज़ मिलती हैं विच आर ग्रेनुलोमा विद जॉइंट बॉडीज़, एंटीशिकॉक सेल्स होते हैं इन लार्ज मैक्रोफेजेस विद ओवॉइड वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी टाइटर्स और एंटी डीएनएस बी एंटीबॉडी टाइटर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। इम्यून मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। दिस इज़ एन एमसीक्यू पॉइंट रूमेटिक फीवर। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट एम प्रोटीन जो क्रॉस रिएक्ट करती हैं विद द कार्डियक एंटीजेंस। ठीक है, ऑफन मायोसिन, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो ये भी पूछा जाता है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? आपने पेनिसिलिन देनी है फॉर बोथ ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोफाइलेक्सिस। सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है? जो टर्शरी सिफिलिस होता है, ठीक है, वो कॉज करता है सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास, हमें जो है ना वो डिसरप्शन ऑफ वेजा विजोरम ऑफ द एओर्टा हो जाता है, एट्रोफी ऑफ द वेसल वॉल एंड डायलिटेशन ऑफ एओर्टा। आपको कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टिक रूट मिलती है, असेंडिंग एओर्टिक आर्थ्रोथोरेसिक एओर्टा और ट्री बार्क अपीयरेंस होती है। ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, अब इसके जो टिपिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि शार्प चेस्ट पेन होती है, लेकिन जो चेस्ट पेन होती है वो चेंज करती है, इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है ना वो चेंज होती है विद रेस्पायरेशन, यानी कि इंस्पायरेशन के साथ पेन एग्रेवेट होती है। माइकार्डियल इन्फाक्शन की पेन कभी भी रेस्पिरेशन के साथ चेंज नहीं होती, चेंज इन पोजीशन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की पेन है उसका टिपिकल ये होता है कि उसमें शार्प पेन होती है जो इंस्पायरेशन के साथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जो रिलीव होती है बाय सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड। ठीक है,
और वो कॉम्प्लिकेट होती है बाय पेरिकार्डियल एफ्यूजन। ठीक है, ये फ्रिक्शनल रब के साथ हमारे पास प्रेजेंट करती है। ईसीजी में हमें क्या मिलता है, वाइड स्प्रेड डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन या पीआर डिप्रेशन, दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट। ठीक है, तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के सिनेरियो में हमें कहेंगे शार्प पेन, ठीक है, दैट इंक्रीजेज विद इंस्पिरेशन या दैट चेंजेस विद इंटेंसिटी विद रेस्पिरेशन, या फिर दैट इज रिलीव्ड बाय सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड। यूजुअली ये इडियोपैथिक होती है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जिसमें कॉक्सिकी वायरस बी, मैलिग्नेंसी, कार्डिक सर्जरी भी इसको कॉज कर सकती है। ट्रीटमेंट एनासिड्स, कोलेकिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड डायलिसिस आ जाता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम की वजह से जब पेरिकार्डियम किसी भी जगह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो अल्टीमेटली वहाँ फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो सकता है। इस तरह से जब पेरिकार्डियम की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब पेरिकार्डियम की फाइब्रोसिस हो जाएगी, वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, तो हार्ट को सराउंड करिए पेरिकार्डियम, तो हार्ट प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर सकेगा। जब वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं करेगा, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करेगा, तो डायस्टोल में उसकी फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज हो जाएगी। ये यूजुअली इडियोपैथिक होती है, लेकिन पोस्ट वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो टीबी होता है। ठीक है, और ये डिस्निया, पेरिफेरल एडीमा, जो जेवीपी, कॉस्मल साइन, पल्सस पेराडॉक्सस और पेरिकार्डियल नॉक के साथ प्रेजेंट करती है। दीज आर टिपिकल फॉर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, कॉस्मल साइंस क्या होता है कि इंक्रीज़ इन जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब आप इंस्पायर करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, वेनस रिटर्न बढ़ता है, तो जुगुलर वेनस प्रेशर कम होता है। लेकिन अगर पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन जेवीपी हो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑन इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मल साइन एंड दिस इज टिपिकल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, मायोकार्डाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है सडन कार्डिक डेथ का इन एडल्ट। ठीक है, जो मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, वेरिएबल प्रेजेंटेशन होती है, डिस्निया, चेस्ट पेन, फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपको फीवर मिले और फीवर के साथ साथ परसिस्टेंट टेकिकार्डिया हो, ठीक है, दैट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फीवर, दिस इज़ डायग्नोस्टिक फॉर मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का सिनेरियो या तो इस तरह से आ जाएगा कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है मायोकार्डियम की, ठीक है, विद इन्फेक्टिव सेल्स, ठीक है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह, या फिर आपके पास लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स नहीं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मायोकार्डाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ना, वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें कॉक्सिकी वायरस बी इन्फेक्शन जो है, ये एमसीक्यूज़ में इसका कॉज पूछा गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कॉक्सिकी वायरस बी जो है, इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस। और ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मायोकार्डियम, तब भी आपने अपने जहन में रखना है कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मायोकार्डियम भी मायोकार्डाइटिस के अंदर होती है। उसके अलावा इसको पैरासाइट, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, रूमेटिक फीवर भी कॉज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके सडन डेथ होती है, रिदमियास, हार्ट ब्लॉक, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वगैरह। हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजिंगटीजियाज जो होते हैं, उसको हम ऑस्लर वेबर रेंड्यूस सिंड्रोम भी कहते हैं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस हैं, जिसमें मल्टीपल टेलेंजिंगटीजियाज यानी ब्लैंचिंग लीजन्स हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं। ये भी मेलफॉर्मेशन होती है, एबनॉर्मल हाई फ्लो कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। लास्ट में हमारे पास है कार्डिक ट्यूमर्स, जिसमें मेक्सोमाज और एब्डोमायोमास हैं। ठीक है, इसमें पास्ट पेपर में जो रिपीटेड एमसीक्यू है वो आर्टीरियल मेक्सोमा, एट्रियल मेक्सोमा के बारे में ही आया हुआ है। मोस्ट कॉमन कार्डिक ट्यूमर होता है अडल्ट में। ठीक है, इसमें बॉल वैल्व ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है इन द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 जो है प्रोडक्शन होती है बाय द ट्यूमर। और इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजी में हमें जिलेटिनस मटेरियल मिलता है, मिक्सोमेटस सेल्स मिलते हैं, इमर्स्ड इन ग्लाइकोसोमाइनो ग्लाइकेन्स। रेब्डोमायोमा जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर इन चिल्ड्रन होता है। हिस्टोलॉजी में हमें हेमेटोमेटस ग्रोथ मिलती है और मोर कॉमन इन वेंट्रिकल्स है। तो मेक्सोमा इज़ मोर कॉमन इन एट्रिया, जबकि रेब्डोमायोमा इज़ मोर कॉमन इन वेंट्रिकल्स। So this is all about cardiac pathology. Next we will see pharmacology of CVS. तो CVS फार्माकोलॉजी में सबसे पहले उन्होंने हमें हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, कि जो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन थी, जो 90% पेशेंट्स में प्रेजेंट थी, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें हम थायजाइड डायूरेटिक देते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, ARBs देते हैं, डायहाइड्रोपिरिडीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। अगर हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर हो, एक पेशेंट में हाइपरटेंशन भी है, हार्ट फेलियर भी है, तो डायूरेटिक, एस इनहिबिटर्स, ARBs और बीटा ब्लॉकर्स। अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है तो एस इनहिबिटर्स, ARBs आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हाइपरटेंशन के साथ एस्थमा है तो ARBs और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप दे सकते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है तो नफेडापिन, मिथाइल डोपा, लेबिटलोल और हाइड्रोलाजीन। ठीक है,
ओके, यहाँ पर उन्होंने हमें एक पॉइंट दिया है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो अपने जो है ना वो डिकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में जो है वो कॉशियसली यूज़ करने और कार्डियोजेनिक शॉक में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स को हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें हम एस इनहिबिटर्स या ARBs को प्रेफर कर रहे होते हैं। डायबिटिक पेशेंट में हम अवॉइड करते हैं बीटा ब्लॉकर को, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स को मास्क कर देते हैं, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता जब उसको हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और जो एस इनहिबिटर्स हैं वो आपने अवॉइड करने हैं उन पेशेंट्स के अंदर कि जिनके अंदर एस्थमा रिलेटेड कफ हो या फिर कन्फ्यूजन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स। सबसे पहले नाइट्रेट्स को उन्होंने हमें बताया। नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन होता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट होता है। इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये वेजो डायलेशन कराते हैं बाय नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, प्रोडक्शन फ्रॉम द वेस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं साइक्लिक GMP को और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। ये वेन्स को डायलेट करते हैं मोर देन आर्टरीज। इंजाइना में यूज़ करते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इनके जो है उसमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, मैथमोग्लोबिनीमिया, हाइपोटेंशन, मंडेज डिजीज़। मंडेज डिजीज़ क्या होता है कि जब पूरा हफ्ता जो है उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है टू नाइट्रेट और वीकेंड के ऊपर जाकर, ठीक है, उनमें क्या आ जाता है जो है ना, देखिए पूरा अगर पूरा वीक वो एक्सपोज होते हैं, ठीक है, टू नाइट्रेट, ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रेट एक्सपोजर होता है तो उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है, फॉर द वेजो डायलेटिंग एक्शन। लेकिन वीकेंड के ऊपर क्या होता है, जब वो एक्सपोज नहीं हो रहे तो लॉस ऑफ टॉलरेंस हो जाती है। तो जब वीकेंड के बाद वो दोबारा जाते हैं तो उनमें टेकीकार्डिया, डिजीनेस और हेडेक हो जाती है अपॉन री एक्सपोजर। दिस इज कॉल्ड एज मंडेज डिजीज, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाइट्रेट्स को आपने कॉन्करेंट यूज़ नहीं करना विद फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर सच एज सिल्डेनाफिल। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, डायहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं और नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स। नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स जो है वो हार्ट पे एक्ट करते हैं जिसमें डेल्टाजम और वरापेमिल है, और डायहाइड्रोपिरिडीन्स जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, ये वोल्टेज गेटेड L टाइप कैल्शियम चैनल्स ऑफ कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स पे एक्ट करके मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा उतनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है। जितना जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे कैल्शियम कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर वरापेमिल एक्ट करता है मोर देन द डेल्टाजम, देन एम्लोडिपिन और निफेडिपिन का इक्वल इफेक्ट होता है। इसलिए जो 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 आपके डायहाइड्रोपिरिडीन्स हैं, ठीक है, उनको हम हाइपरटेंशन और एंजाइना में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट निमोडिपिन। निमोडिपिन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सब अरिकनॉइड हेमरेज जो होता है उसके अंदर हम निमोडिपिन को यूज़ करते हैं। रायनॉड फिनोमेना में यूज़ करते हैं। और डायहाइड्रोपिरिडीन्स जो है वो आर्टरीज़ को डायलेट करती हैं, ठीक है। तो नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स जो है वो हाइपरटेंशन, एंजाइना, एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में। एडवर्स इफेक्ट देखिए जिंजेवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और जो डायहाइड्रोपिरिडीन है वो पेरिफेरल एडिमा, फ्लशिंग और डिजीनेस कॉज करते हैं। नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन कार्डिक डिप्रेशन, AV ब्लॉक कॉज करते हैं और कॉन्स्टिपेशन। हाइड्रोलाइजिन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये साइक्लिक GMP को इंक्रीज़ करता है, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कॉज करता है। और हाइड्रोलाइजिन वेजो डायलेट करता है आर्टीरियोल्स को मोर देन वेन्स, ठीक है। इट इज़ आर्टीरियोलर डायलेटर मोर देन वेन्स, तो आफ्टर लोड को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसको भी हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। और एडवर्स इफेक्ट में अगेन वही हेडेक, एंजाइना, कॉम्पनसेटरी टेकिकार्डिया एंड ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो हमने पढ़ा था जिसमें हमारे पास एंड ऑर्गन डैमेज भी साथ होता है, उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, लेबेटालोल, क्लेवेडिपिन, फिनोल्डिपैम, निकार्डिपिन और नाइट्रोपिसाइड। इसमें नाइट्रोपिसाइड जो है वो भी आपका आर्टीरियो, वो नाइट्रोपिसाइड वेन्स और आर्टरीज पे इक्वली एक्ट करके दोनों को डायलेट करता है। लेकिन जो फिनोल्डिपैम है इट इज़ D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। और ये कोरोनरी और आपके स्प्लेन्किनिक वेसल्स को एक्ट करके उनको डायलेट करता है, ठीक है। एंटी इंजाइनल थेरेपी क्या होता है, एंटी इंजाइनल थेरेपी जो है वो हम इंजाइना में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, उन्होंने एक टेबल हमें दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइप ऑफ इंजाइना का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आगे आ जाता है हमारे पास रोनेलोजीन एंड स्केबेट्रिल, ठीक है। रेनालोजीन जो है वो हमारी एक न्यूअर ड्रग है, ठीक है, जो इनहिबिट करती है लेट फेज ऑफ इनवर्ट सोडियम करंट को और रिड्यूस करती है डायस्टोलिक वॉल टेंशन एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन को। इसको हम रिफ्रैक्टरी एंजाइना में यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, हेडेक एंड नोजिया। स्केबेट्रिल जो होती है वो भी आपकी नेप्रिलिसिन इनहिबिटर है, ठीक है, जो डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड को प्रिवेंट करती है। इसको हम इन कॉम्बिनेशन विद वेलसरटान देते हैं टू ट्रीट द हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रिक्शन। एडवर्स इफेक्ट इसका हाइपोटेंशन, हाइपोकेलीमिया,
कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद एस इनहिबिटर्स ड्यू टू एंजियोएडिमा। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं। इनका अगर आप सारा नहीं भी याद कर सकते हैं तो आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ज़रूर आना चाहिए। स्टेटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। बाइल एसिड राइजेंस क्या करते हैं? ये डिसरप्ट करते हैं एंटेरोहेपेटिक बाइल एसिड सर्कुलेशन को, ठीक है, और GI अपसेट कॉज करते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है, GI अपसेट, ठीक है। स्टेटिन्स का मैकेनिज्म भी MCQ में आया है, और GI अपसेट एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कोलिस्टायरामीन, ये भी आपका MCQ आया हुआ है। एजिटिमाइब जो होती है वो प्रिवेंट करती है कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन एट द ब्रश बॉर्डर, ठीक है। जो फिब्रेट्स होते हैं इनका भी MCQ आया हुआ है, फेनोफिब्रेट और जेमफिब्रेजोल, ठीक है। इनका MCQ ये आता है कि इनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है? मायोपैथी, ठीक है। मायोपैथी जो है इसका एडवर्स इफेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लें, ये MCQ में आया हुआ है। ये क्या करते हैं? ये PPAR अल्फ़ा को एक्टिवेट करके अप रेगुलेट करते हैं LPL को, ठीक है। तो टैग की क्लियरेंस कराते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। नायसिन का मैकेनिज्म क्या होता है? ये लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता है, फ्लशिंग ऑफ फेस कॉज करता है। इसका सच कोई MCQ नहीं आया हुआ। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरसीमिया। PCK9 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो LDL रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करते हैं, मेलजियस डिलीरियम कॉज करते हैं। फिश ऑयल और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो भी फ्री फैटी एसिड्स को डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं फ्री फैटी एसिड डिलीवरी टू द लिवर, और नोजिया और फिश लाइक टेस्ट इनके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाता है। डाइजॉक्सिन आ जाता है। डाइजॉक्सिन जो है वो आपकी ड्रग होती है जिसका हमने पहले भी मैकेनिज्म डिस्कस किया। ये क्या करती है? ये सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट करती है। जब सोडियम पोटेशियम ATPase इनहिबिट होता है तो इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से ये इनडायरेक्ट इनहिबिशन करती है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करती है। जितना ज़्यादा इंट्रासेलुलर कैल्शियम होगा उतनी पॉजिटिव आइनोट्रोपी यानी कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है। इसका क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्योंकि ये कंडक्शन एट AV नोड एंड डिप्रेशन एट SA नोड को डिक्रीज़ करती है। एडवर्स इफेक्ट इसके कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लरिंग ऑफ येलो विजन, एरिथमियाज, एट्रियल टेकिकार्डिया विद AV ब्लॉक, हाइपरकैलीमिया कॉज करती है जिसकी वजह से इसका पुअर प्रोग्नोसिस इंडिकेट होता है, ठीक है। और जो फैक्टर्स इसकी टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं ये भी आपके पास MCQ है। 2 MCQ मैं आपको बताऊंगी। ये खुद हाइपरकैलीमिया कॉज करते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी जो कॉज करती है वो हाइपोकैलीमिया होती है। एंड ऑल द ड्रग्स दैट कॉजेज हाइपोकैलीमिया दे विल कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ डाइजॉक्सिन। दिस इज़ एन MCQ पॉइंट जिसमें आपके डायूरेटिक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वरापामिल, अमाइडोरॉन और क्यूनाडीन भी आ जाता है, ठीक है, जो इसकी क्लियरेंस को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। एंटीडॉट क्या होता है इसका एंटीडॉट होता है आपने स्लोली नॉर्मलाइज करना है पोटेशियम को क्योंकि ये हाइपरकैलीमिया कॉज करती है। कार्डियक पेसर दे सकते हैं। एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट्स या मैग्नीशियम जो है इसका एंटीडॉट होते हैं। अब हमारी आ जाती है एंटी एरिथमिक्स जो है उसमें हमारे पास क्लास 1 एंटी रिथमिक्स होते हैं जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम चैनल की ओपनिंग से हमारे पास रैपिड अपस्ट्रोक फेज़ 0 डिपोलराइजेशन हो रही थी, तो वो स्लोप ऑफ फेज़ 0 डिपोलराइजेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारे पास स्लोप ऑफ फेज़ 0 डिपोलराइजेशन कम हो जाएगी, तो एक्ट करती है एट अ फास्टर हार्ट रेट, ठीक है। इसमें क्लास 1A में क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड और डायसोपेरामाइड 3 ड्रग्स आ जाती हैं। मैकेनिज्म हमने कर लिया कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करती हैं, इफेक्टिव पीरियड को इंक्रीज़ करती हैं, QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं। ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर रिदमियाज में यूज़ होती हैं। ये एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का एडवर्स इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। क्यूनिडीन सिंकोनिज्म कॉज करती है जिसमें हेडेक होता है, टेनेटस होता है। प्रोकेनामाइड रिवर्सिबल एसेली लाइक सिंड्रोम कॉज करती है, और डायसोपेरामाइड हार्ट फेलियर कॉज करती है। और ये तीनों क्योंकि QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करें तो ये टोरोसिडिस डिपॉइंटिस कॉज करेंगी। 1B जो है उसमें लिडोकेन और मिक्सिलिटीन आ जाती हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं तो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को कम करेंगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोस्ट MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर हम क्लास 1B को यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में CNS स्टिमुलेशन, डिप्रेशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। एंटी एरिथमिक्स होते हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास क्लास 1C जो है उसमें फ्लेकेनामाइड और प्रोपाफेनॉन होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग करते हैं। इनको भी हम SVT में यूज़ करते हैं, ठीक है, और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी। ये प्रो एरिथमिक होते हैं इसलिए कभी भी इनको हम पोस्ट MI यूज़ नहीं करते। 1B को हम पोस्ट MI यूज़ करते हैं, इसको हम पोस्ट MI प्रिवेंट करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है स्ट्रक्चरल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में। जो टाइप क्लास 2 एंटी एरिथमिक है वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, मेट्रोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल, टीमोलोल, कार्वेडोलोल।
इनका मैकेनिज्म क्या होता है, जो बीटा ब्लॉकर्स है ऑब्वियसली वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, एसए और एवी नोड की कंडक्शन को कम करेंगे, साइक्लिक एमपी को कम करेंगे, कैल्शियम करंट्स को कम करेंगे। एवी नोड पर्टिकुलरली सेंसिटिव होती है इसको, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एवी नोड के ऊपर जो है वो इनसे पर्टिकुलरली सेंसिटिव होती है, पीआर इंटरवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब एवी नोड को ब्लॉक कर देंगे, एवी नोड की कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एवी नोड से सिग्नल वेंट्रिकल्स में ट्रैवल होने के लिए, इलेक्ट्रिकल रिदम्स की वजह से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो अगर आपके पास ड्रग इंड्यूस्ड प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल की बात आए तो वो बीटा ब्लॉकर्स करते हैं, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। एसवीटी में यूज़ करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंस एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी, एस्थमा, साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को मास्क कर देते हैं। प्रोपेनोलॉल एक्सरबरेट करता है वेजोस्पैज्म इन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना, ठीक है, और इसकी ओवरडोज के ट्रीटमेंट के लिए हम एट्रोपिन, ग्लूकागॉन और सेलाइन देते हैं, ठीक है। क्लास 3 एंटी रिदमिक ड्रग्स जो होती हैं वो आपके पास होती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में अमाइडरॉन, आइब्यूटालाइड, डोफिटालाइड, सोटालोल, जिसको हम रेट कंट्रोल के लिए रिदम कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करती हैं, इफेक्टिव पीरियड को इंक्रीज़ करती है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, तो क्यूटी सिंड्रोम कॉज करेंगी। एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ करते हैं अमाइड्रोन और सोटालोल को। सोटालोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है, टोरेसिडिस टी पॉइंटिस, आइब्यूटालाइड भी टोरेसिडिस टी पॉइंटिस। अमाइड्रोन का एक मेजर साइड इफेक्ट जो कि आपके एमसीक्यूज में आता है, एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये एमसीक्यूज के अंदर रिपीट हुआ है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। उसके अलावा फोटोडर्मेटाइटिस और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी कॉज करता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस अमाइड्रोन के अलावा कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, ब्लियोमाइसिन, ये भी एमसीक्यू है, साथ ही नोट कर ले। ये भी हमारे पास एमसीक्यू आता है कि जो पेशेंट्स आपके पास अमाइड्रॉन ले रहे हो तो इनमें आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एलएफटीज़ और टीएफटीज़ को रिपीट करना है, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है कि ये हेपेटोटॉक्सिक भी है, ये आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करती है और पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। और अमाइड्रॉन लिपोफिलिक होती है और इसके अंदर तीनों क्लासेस के इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास 4 एंटी एरिथमिक्स जो है उसमें हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, डेल्टाजम और वरापामिल, ये कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, इफेक्टिव पीरियड ऑफ पीआर इंटरवल को इंक्रीज़ करते हैं। ये भी प्रिवेंट करते हैं नोडल एरिथमियास को। एडवर्स इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, जिंजिवल हाइपोप्लेजिया, फ्लशिंग, अडीमा, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आ जाते हैं। अदर एंटी एरिथमिक्स जो इनमें एडेनोसिन आ जाता है। एडेनोसिन क्या करता है, पोटेशियम को मूव करता है आउट ऑफ द सेल, तो हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल कॉज करता है, ठीक है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसबीटी। दिस इज़ एन एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लशिंग होता है, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, ठीक है, ब्रोंकोस्पेज्म। मैग्नीशियम जो है वो इफेक्टिव होता है इन टोरेसिडिस डिपॉइंटस एंड डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। एवरब्रिडीन जो है वो प्रोलॉन्ग करती है स्लो डिपोलराइजेशन फेज़। आपको पता है कि जो एवी नोड या एसए नोड जो हमने पेस में करेक्शन पोटेंशियल पढ़ा था उसमें हमने फेज़ 4 पढ़ा था, स्लो डिपोलराइजेशन फेज़, जो फ़नी करंट की वजह से हो रहा था। एवरब्रिडीन उसको स्लो कर देती है, तो क्या, तो प्रोलॉन्ग कर देती है, सिलेक्टिवली इनहिबिट करती है फ़नी सोडियम चैनल को। इसको हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रिक्शन। एडवर्स इफेक्ट होते हैं ल्यूमिनस फिनोमेना, विजुअल ब्राइटनेस, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर हमारा CVS कंप्लीट हो गया सारे इंपॉर्टेंट MCQs वन लाइनर्स के साथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।